कंपाउंडिंग, रिस्क मैनेजमेंट और एक ट्रेडिंग सिस्टम है जेएनआर। और अगर टाइम हुआ तो हम जो है वो देखेंगे लास्ट में 31 ईएमए वाला कॉन्सेप्ट भी, या उसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अपन देखना चाहेंगे आज की, ये देख सकते हैं क्या है। तो देखो, कंपाउंडिंग के बारे में तो अच्छा है कि सबको पता है कि सेवंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, सात एट्थ वंडर है, सेवंथ नहीं है, ये मैंने गलत लिखा है, भी सही ध्यान आ गया, एट्थ है ये, आठवां। तो भी ये आठवां है अजूबा। और किसी भी तरह ट्रेडिंग में जो है, सक्सेसफुल ट्रेडिंग में अगर आपको चाहिए तो वो जो है आपको तीन चीज की बेसिकली जरूरत होती है। अगर सिस्टम ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं तो वहां आपको जो है तीन चीज की जरूरत होती है। पहला चीज है कि ट्रेडिंग सिस्टम, तो काफी लोग ट्रेडिंग एज भी बोलते हैं, बेसिकली वो ट्रेडिंग सिस्टम ही होता है। दूसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट, कि मेरे को कितना पैसा खोना है, या ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे को नफा नुकसान ऑलरेडी मालूम रहना चाहिए। वो रिस्क टू रिवार्ड उसका अलग एक थोड़ा सा अपग्रेडेड नाम हो गया। सेम ट्रेडिंग सिस्टम का ट्रेडिंग एज देते हैं। इसको बार बार इतनी बार किए तो ये कितनी बार सफल होता है, कितनी बार नहीं होता है। और यहाँ उसका जो है एक रेशियो है प्रोपोर्शनेट में, कि मैं 1 रुपया कहूंगा तो 2 रुपया लूंगा, 2 रुपया देता हूँ तो 5 रुपया लेता हूँ, ऐसा कुछ है। तीसरी चीज है साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी है वो बेसिकली इमोशनल कंट्रोल है, कि अगर मार्केट इतना ज्यादा ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो मैं वेट करूंगा अगले एक्शन का, या ये मैं नहीं करूंगा, और मौका मिला तो मैं कुछ इससे कॉन्ट्रा भी लूंगा जब होगा। तो ये होता है इमोशनल कंट्रोल की, उस दिशा में जहाँ मेरे को फेवरेबल रिस्क रिवार्ड नहीं है मैं नहीं करूंगा। अब पहले वाला अगर किसी के पास है तो ये लोग जो है ट्रेडिंग सिस्टम है, किसी के पास ट्रेडिंग एज है, तो ये जो है आपके पास लगभग लगभग जो है टॉप 30% लोग में ये लोग आ जाते हैं। इसमें फिर उनका क्या कुछ भी रिस्क रिवार्ड वगैरह कुछ भी हो, तो ये टॉप 30% ट्रेडर्स में होते हैं जो भी आते हैं, जिनके पास ट्रेडिंग एज वगैरह होता है, और उसके आधार पे ही काम करते हैं। उनका कोई भी फिक्स सिस्टम है, कुछ भी, इधर वो मूविंग एवरेज हो, फिबोनाची हो, एलएटवी हो, जेएनआर हो, 31 हो, या कुछ भी इसकी किसका गेन सिस्टम हो, कुछ भी कुछ बना रखा हो, वो इसके अंदर है। इसके साथ अगर वो रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेट कर देते हैं, अप्लाइड कर देते हैं, कि ये सिस्टम का ये बार बार ऐसा होने से ऐसा हुआ, तो ये सब कुछ ऐसा आगे इसकी संभावना ऐसी है, तो वो लोग जो है टॉप 10% में आ जाते हैं। 90% से और टॉप 10 में आते हैं ये लोग। तो ये जो है उसमें होते हैं, ये टॉप 10% में है। ये सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, इमोशनल कंट्रोल। ये अगर आपको मालूम है और ये आप कर सकते हैं, तो ये सबसे जो है मुश्किल है। इसके बारे में हर कोई बात करता है, बेसिकली ये पेशेंस है और बनने तक, ये दोनों यहाँ तक आने के तक, और उसके बाद उसको है काम में करना होता है। ये जब तक होता है, ये तो सिंबल वगैरह है, एरो वेरो आती है इसके अंदर कुछ शेप्स में आएगा। तो अगर ये आपके पास है तो यहां तक आने का वेट अगर कोई कर सकता है तो वो आदमी जो है ज्यादा बढ़िया है। हाँ, वो एक पर टॉप 1-2% में आ जाता है, टॉप 2% मान सकते हैं। तो ये जो है सबसे मुश्किल काम है दुनिया में, ये अपने आप को रोक के रखना। इसके लिए बोलते हैं कि धैर्य वो है तियार है जिसके बारे में चर्चा सब करते हैं, लेकिन होता कुछ ही लोगों के पास है, चाहे आम लाइफ में भी बोलिए, चाहे
बाहर भी बोलिए आप। तो ये जो कुछ है ये ऐसी वाली बात है। क्या इमोशनल कंट्रोल उस श्रेणी में आता है। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं धीरे धीरे कि क्या है क्या नहीं, तो वो कैलकुलेट करते चलेंगे। एक ये चीज है कंपाउंडिंग, और रिस्क मैनेजमेंट खासकर हर सिस्टम के साथ जरूरी है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में इसका जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा जो है ध्यान देना पड़ता है। ऑप्शन ट्रेडिंग वाक में जो है खासकर आपको जो है ध्यान देना होता है। और उसमें भी अगर आप नेट टू नेट बायर हो तो यहाँ पर आपको और भी ज्यादा जरूरत है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर और भी ज्यादा होता है रिस्क मैनेजमेंट की, यहाँ क्यों जरूरी है। ज्यादातर ऑप्शन बायर्स जो है वो पैसा खोते ही हैं, कमाते बहुत कम है। उसके बारे में ऑप्शन के एलिमेंट्स वगैरह जब वो आएंगे तो उसके बारे में बाद में बात होगी। लेकिन ये रिस्क मैनेजमेंट हर कहीं ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो बात है यहाँ पर एज ए बायर परस्पेक्टिव यहाँ आपको जो है ज्यादा ध्यान देना होता है स्पेशली। अब पहली बात करते हैं कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग की मैं बात करूं, अगर आप लंबा चलते हैं तो कितने लोग ये मानते हैं कि 1 लाख रुपए से रीजनेबल ट्रेडिंग में कितना रिटर्न बन सकता है। सबका जो अलग अलग एक आइडिया हो तो आप बता सकते हो। तो आप बताइए कि कितना कुछ है जो बन सकता है, कितना परसेंट रिटर्न बन सकता है, आप ये बताइए। रफली महीने का पूछ रहा हूँ मैं, ज्यादा ऐसे नहीं है। कि मेरा ट्रेडिंग कैपिटल जो है वो सपोज करिए यहाँ पर जो है 1 लाख है मेरा, यहाँ पे दे देता हूँ। और तो ये 1 लाख मेरा ट्रेडिंग कैपिटल है। अब आप क्या मान रहे हैं कि कितना मिल सकता है। वैसे 1 लाख बहुत कम है, लेकिन फिर भी रफली इतने से अपन आइडिया लेते हैं कितना है। ऑप्शन ट्रेडिंग करके या निफ्टी विफ्टी में हेज करके, ऑप्शन बाई करके, कुछ भी करके जितना जिसका लग रहा हो कि कितना हो सकता है वो आप बता सकते हैं। तो अपनी राय रखें कि कितना हो सकता है लगभग। 2-3% तो होना चाहिए सर। 2-3% नरेश जी की बात है। और बताइए जी, ये तो तारीख ले रहा है। 2-3%। और बोलिए जी, और किसी की हो उम्मीद ज्यादा कम, कोई बात नहीं है, बस आइडिया देना है रफली, कोई दे सके आइडिया फटाफट दो जितना आपको लग रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई हो। महीने का 5%। 5%। एक अन्य आदमी जो है अपनी पार्टिसिपेंट अन्य उनका आया 5%। और कोई? सर 5% के आसपास ही है, जैसे अगर हम बाहर है तो। 5%। अच्छा, हाँ सर। 2 लोगों का 5% है। और 3 तो आ गए, 2 लोगों की और पूछ लेते हैं जिन्होंने नहीं दी है, वो भी बता दें। एक ही रह गए जैसे, एक तो मैं खुद ही हूँ इसमें। कितना है? 2 से 5 है, तो अपन जो है रफली 3% आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, तो 3% को अपन हम लगाए तो जैसे मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ये था और क्या फॉर्मूला लगाया है। हाँ ये प्लस हट जाएगा सर बस। हाँ नहीं, इसको वापस ही लगाना। बराबर नहीं लगाया आगे, ये लग गया। 1 महीने का हो गया ना? हाँ सर। ठीक है,
अब ये मैं अगर इसको 12 महीने करता हूँ तो लगभग 40-42% होता है, तो इसको अपन थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको रख देते हैं अपन 36-37 जो आप जोड़ रहे हो, तो वो 12 महीने में उतना आ जाना चाहिए। ये भी ज्यादा होता है, 250 रुपये अगर आप लगाओ तो 2600 रुपये में कर देता हूँ, लगभग ये आ गया। ठीक है, ये आपका सालाना है 1 साल का। तो कोई बता सकते हैं 10 साल में कितना पैसा हो जाएगा ये, रफली आइडिया? सर कंपाउंडिंग तो बहुत बढ़ा देगी। रफली आइडिया बताओ मुझे कि इतना हो जाएगा 10 में, 20 में, और ऐसे 10 में डबल। डबल नहीं सर, हाँ सर ये कितना? 100 गुना के आसपास हो जाएगा। 10 में 100 गुना के आसपास हो जाएगा ये। कंपाउंडिंग 10 का इफेक्ट बता रहा हूँ क्या होता है अगर अपन ऐसे चले जाए तो देखो, सर ये इसको मैं कर देता हूँ 120 हो जाएगा बोलिए। है। 10 साल का 120 महीने होते ना सर। हाँ तो शायद। कितना होगा, पैसा कितना होगा वो बताओ, वो तो 120 तो हो जाएगा। पैसा कितना होगा ये मैंने लगा दिया, एंटर मारूंगा। 1 लाख का सर अराउंड 17 करोड़ के आसपास, 17-18 नहीं करोड़। गलत है, इतना भी नहीं बढ़ेगा यार, 30% की चल रहा है। कितना पैसा होगा ये? 21 गुना हो जाएगा। ओ माय 21 गॉड। गुना हो गया सर। और अगर मैं इसको और आगे बढ़ा दूं 20 साल, तो गणना बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 करोड़ 73 लाख रुपए हो जाएंगे। कंसिस्टेंटली तो नहीं आता सर ये तो बीच में, ये तो जब है ना, जब कंसिस्टेंटली कंटिन्यू नहीं होता होता रहे। है, और होता है ये डिपेंड करता है आदमी के ऊपर। वो बैक टेस्टेड सिस्टम को बार बार कर रहा है तो आराम से होता है। अगर मैं जेएन सार की बात करूं तो पिछले 15 साल से जब मैं कोशिश कर रहा हूं तो उसका रिटर्न जो है 28-29% के अराउंड आता ही है, क्योंकि किसी साल में ज्यादा आ जाता है, किसी साल में कम आता है, लेकिन कंटिन्यूस इतना आ ही रहा है। तो मैंने अगर तो वो मिनिमम सिंपल साल का सिस्टम से आ 24, रहा है। और मैंने तो साल का मिनिमम से मिनिमम उठाया है, हम्म उसमें भी इतना जा रहा है कंटिन्यूसली में। तो वो जेएन सार से ही आ रहा है, तो ये तो थोड़ा अलग काम है, इसमें अगर करके आदमी करे तो। अब इसमें होता कैसे है, अगर इसको और कोई लंबा कर दे तो ऐसे 30 ये कर दे तो और ज्यादा हो जाएगा। ये भी बहुत ही है, तो और ये लंबा क्या इकोनॉमी कर तो आप देगा। ही पकड़ दो सर देश की। है, ये और मैं ज्यादा हो कह रहा हूँ जाएगा। इकोनॉमी तो आप ही पकड़ लेते हैं देश की, 5-7 लोग मिल गए। नहीं, ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट बता रहा हूँ कैसा होता है, ये सब कुछ है। अब अगर हमने जो है 3% माना है तो 1 लाख से हमको 3,000 रुपये कमानी है महीने के। महीने की बात होगी ना ये, हाँ बिल्कुल। सर। तारीख वाला फॉर्मूला कहाँ से लग जाता है बार बार। राइट क्लिक करके हटा दो सर इसको। वो तो हटा रहा हूँ, लेकिन ये लग क्यों रहा है भाई? ऊपर पूरे सेल में हटा दो सर। ये 3,000 रुपये है, और यहाँ पर भी जो है इसको मैं नंबर देता हूँ। हमने 3,000 रुपये कमाने हैं, ठीक है जी, पूरे महीने के बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल। तकरीबन 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन होता है, समझ गए आप? हाँ जी। हाँ सर। तो अगर इसके अंदर जो है मैं 20 का भाग दे दूं तो मेरे को पर डे कितने कमाने हैं? 150 रुपये। अब आप ऑप्शन बेचो, स्प्रेड बनाओ, कॉल पुट दोनों बेचो, या बाई करो, या कुछ भी करो, इतना ही कमाना है बस। ये टारगेट मान लो आप। ब्रोकरेज अगर ही कोई चल जाती है सर मेरी तो। है, मेरी तो ब्रोकरेज ही चली जाती है, पिछले साल की 28,000 थी। नहीं तो ब्रोकरेज वैसे काम आपको सोच के ये करना पड़ेगा ना, वो काम सोच के नहीं करना पड़ेगा। मेरे को अगर पैसा बनाना तो मेरे को इस तरह से करना है। अगर वो 150 ही सोच के काम करेगा ना तो उसके 2-3 फायदे होंगे। एक तो वो जो है यहाँ आ जाएगा सीधा बंदा, करेक्ट। बिल्कुल सर। वो बंदा जो है आपको आइडिया हो जाएगा, वो पहले सबसे पहले जो है इस श्रेणी में एंटर हो जाएगा। सही बात इसमें आ जाएगा वो। हाँ जी। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सेलेक्टिव ट्रेड लेने पड़ेंगे, को यही करना है।
अगर वो ये नहीं कमा पा रहा है, 4 दिन वेट किया, तो उसके बाद उसका अगले दिन मैक्स टारगेट क्या होगा, 600 रुपए, वो भी रीजनेबल है। ये 4 ट्रेडिंग सेशन वेट करने के बाद है, ठीक है, ये 4 ट्रेडिंग सेशन वेट करने के बाद है उसका टारगेट। ये 5 भी कर देगा इंटर वीक तो भी ये 750 ही होगा। सही हाँ, बात एक है। वीक का टारगेट हो सकता है सर, 1000 का टारगेट रखो, 750 कमाओ। तो ये एक वीक में भी जाएगा, तो उसका फायदा क्या होगा, वो इसमें आ जाएगा साइकोलॉजिकली। हम्म, और अगर उसको अपन ने जितना पढ़ा है उतना नॉलेज है कि मार्केट किस में है, कैसे है, क्या है ये करके, तो अगर मैं आपको बताऊं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आज तक मैंने देखा है कि मैक्स टू मैक्स जो है 3 डेज है, या ज्यादातर 95% 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 2 दिन के बाद अंदर ऐसा होता है कि 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे मार्केट एक बार ओवरसोल्ड या एक बार ओवरबॉट होता ही है, होता ही होता है। ठीक है, तो बिल्कुल। वो इतना वेट करके अगर फिर वो ट्रेड डाले किसी भी ऑप्शन में, राइटिंग का खासकर, तो अगर एक्सट्रीम ओवरबॉट के बाद भी डाल रहा है या ओवरसोल्ड के बाद भी डाल रहा है किसी में भी, तो शाम तक उसको 3 रुपए का तो थीटा डी के मिल ही जाएगा, 150 का। तो अगर डीप आईटीएम बेचेगा तो मिल ज्यादा का जाएगा। मिलेगा, 10-15 का। तो ये टारगेट उसका 5 दिन की बजाय 1 दिन में भी हो सकता है, ये 1 दिन में भी हो सकता है। तो अगर यहां तक किसी ने जाना है, इवन यहां तक इतना लंबा नहीं ले, हम इतना भी ले लें, यहां तक किसी ने जाना है तो वो ऐसा करते जाना। ये एक्चुअल में होता है सर, आंकड़ों में होता है, ये तो बता दो। ये अगर मेरे से बोलो तो बहुत आसान है। मेन चीज मैंने बोला को ये जरूरी नहीं, काफी ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है वो आपको मालूम है, यहाँ आती है। जैसे ही 9:15 की घंटी बजती है ना, तब हमको इधर उधर जाने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग ले जाता है वहां पे। खुजली चालू हो जाता अब वो सबको पता है कि क्या है क्या नहीं। है। ये ज्यादा जरूरी है। ये कुछ ऐसे कंपाउंडिंग का हिसाब है, तो ये जो है इतना मुश्किल नहीं है। ये 36% से भी ऐसा पैसा हो सकता है, ऐसा नहीं। और जहां तक बात करें 12 महीने की ऐसा चलने पे, तो हर क्वार्टर में एक ऐसा चांस आता है जहां पर आप पूरे उतने पैसे भी एक बार में भी बना सकते हैं, 36। अब ये वो है आपको कि कौन से टाइम फ्रेम पे कैसा काम कर रहा है और कैसा क्या चल रहा है, वो है। बट ये अल्टीमेटली आपका गोल इस तरह से तय होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है आप 150 कमाओगे ही कमाओगे, इस दरमियान 150 लग भी सकते हैं। तो जितने आप कमा रहे हो उतने का ही आप स्टॉप लॉस डाल दो। उसके बाद जो मेन चीज आती है वो आती है ये कि हम इसको कैसे तय करें। वो बाद में जो बात आ जाती है, वो आपके जो है हिसाब किताब जो है यहाँ पर आता है, वो वाला यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवार्ड, ये ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ये जरूरी है। अब इसको लगाते हैं कैसे, ये तो आपने देख ही लिया पहला हिसाब। उसके बाद जो है रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है। सपोज आपने 100 ट्रेड या 10 ट्रेड लेने हैं, 10 ट्रेड, आपको पता है ये नंबर ऑफ ट्रेड्स है। ऐसा होता है और ऐसा होना भी चाहिए। जो मैं बताया था सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद ऐसा होता है, तो जरूरी है कि उसको वेट करने के बाद डाले। तो आप 2-3 बार फेल हुए होगे तो अगली बार ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है नंबर ऑफ ट्रेड्स है 10, नीचे तक ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ रिस्क टू रिवार्ड में देता हूँ 1 और 1, और यहाँ दे देता हूँ, इनको सेंटर में लगा देते सब, और यहाँ देता हूँ इसको स्ट्राइक रेट, ये इतनी है, ठीक है जी। सेंटर में आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे 10 ट्रेड लिए मैंने, रिस्क रिवार्ड ये है,
स्ट्राइक रेट मेरी है 50%, तो मेरा गेन लॉस क्या आएगा? क्या आएगा? 10 में से 5 ट्रेड सही होंगी, 50% स्ट्राइक रेट है, तो 5,000 तो मेरे को प्रॉफिट आएगा और 5,000 मेरा लॉस। लॉस हो जाएगा। सीधी सी बात है, वो जो बात आ रही थी यहाँ पर, ये यहाँ जस्टिफाई होगी। तो सही बात 5 ट्रेड मेरे सही हुए, तो 5 इंटू 1,000 रुपए, तो 5,000 हो जाएगा। और इधर जो है ये मेरा लॉस हो जाएगा। नेट मेरे को जो है 0 है, और प्लस जो है एक्सेस और ब्रोकरेज लगेगी, ये जरूरी है। ये लगेगी। तो अगर मैं एक एक का रिस्क रिवार्ड रखता हूं तो मेरे को जो है 50 प्लस स्ट्राइक रेट चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा, तब मेरे को ब्रेक इवन पे आना पड़ेगा। ठीक है, अब यही मैं बोलता हूं कि स्ट्राइक रेट तो 50 है, स्ट्राइक रेट तो 50 है, लेकिन रिस्क रिवार्ड जो है मैं चेंज कर देता हूं। अब कितना फर्क पड़ा? कितने ट्रेड सही होंगे? 5, बिल्कुल। और आएंगे कितने? 2 रुपए। तो मेरे को मिलेगा कितना? 5 ट्रेड सही हुए और 2,000 रुपए आ रहे हैं, और 5 ट्रेड है, मतलब ऐसे ही कर देता हूँ मैं, बार बार वो लगाना पड़ेगा। 10,000 है, और जा रहा है कितना है? 5,000। तो नेट टू नेट मेरा 5,000 का प्रॉफिट है, इसमें से माइनस ये हो जाएगा जो भी है। ठीक है, तो अगर मेरा ये स्ट्राइक रेट है, तो क्या मैं 40% भी प्रॉफिटेबल हूँ? मैं इसको 40 करता हूँ तो कितना होगा? ये यहाँ आएगा 8,000। समझ में आ गया? 2,000 इंटू 4, 40% है ना, 10 में से 4 सही जाएंगे, और यहाँ और 6 लॉस हो जाएगा 6,000। तो भी मेरा नेट टू नेट जो है 2,000 प्रॉफिट होगा। तो अगर मेरा रिस्क रिवार्ड ये है, तो मेरा स्ट्राइक रेट जो है, या मेरे को 50 प्लस चाहिए था, वो मेरे को 40 से कम भी चलेगा स्लाइटली, 40 मेरे लिए एट पार रहेगा। कितना मेरे को फर्क पड़ जाएगा? रिस्क रिवार्ड क्या मायने रखता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम रिस्क रिवार्ड और वगैरह जो है आपकी स्ट्राइक रेट को ओवरकम कर देते हैं। ये एक ही है रिस्क तो, और रिवार्ड जो है मैं 3 रुपए का लेता हूँ, और ये मैं कर देता हूँ 30% गिरा देता हूँ। और अब मेरा रिवार्ड कितना आएगा? 10 में से 3 ट्रेड सही होंगे, लेकिन 3,000 ले रहा हूं मैं, तो 9 लगेंगे कितने? 7 बच गए ना फेल होने वाले। तो यहाँ पर क्या हुआ? वही 2,000। तो भी अगर मेरा जो है 30 के आसपास है, तो भी मेरे एक के मुकाबले 3 में सही हूं मैं। ठीक है, अब एक के मुकाबले 3 ही रखता हूँ और 25 रख देता हूँ इसको, तो कितने सही होंगे? 2.5 ट्रेड सही होंगे लगभग, 7.5 तो 7.5। और 2.5 और वहां कितने रह गए आपके? 10 में से 2.5 गए तो 7.5। तो ये भी मेरा स्ट्राइक रेट चल जाएगा, बशर्ते मेरी जेब से कुछ पैसा लगेगा यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट और ब्रोकर तो काम करता नहीं है उसमें, तो इसलिए ये थोड़ा लगेगा। तो यहाँ तक हमें वो भी ठीक है, लेकिन अगर ये कर दूं और फिर ये स्ट्राइक रेट रख दूं तो क्या होगा? तो यहाँ पर 2.5 ट्रेड में आएगा 10,000, और यहाँ जाएगा 7,500, 2.5 प्लस में ही रहेगा। तो भी प्लस में ही रहेगा। तो यहाँ पर मेरे को 25 भी चल जाएगी। अब मैं इसको 1 के मुकाबले 5 कर देता हूँ, और इसको 20 गिरा देता हूँ, तो क्या हुआ? वही 10 हो गया ना? हाँ सर।
और यहाँ हो गया 8, 8। तो भी 2000 हो गया। तो मैं 20 में भी सर्वाइव कर जाऊंगा। अब मैं बोलता हूँ इसको 1 कर दूं और उसको और ज्यादा कर देता हूँ। कितना करूं इसको? 6 तो थोड़ा वो चलता ही जाएगा। ये कर देता हूँ तो क्या होगा? 10% ही गिरा देता हूँ मैं इसको। तो एक ट्रेड में कितने आएंगे? 9000। और 9 ट्रेड में कितने जाएंगे? 9000। वो भी आ जाऊंगा। तो ये जो है रिस्क रिवार्ड का फर्क होता है। आपने उसको बैक टेस्ट करके ये देखना कि कब कौन सा जो है का स्ट्राइक रेट और वो कैसे है। तो मैं जनरली ये जो है ये आपको सजेस्ट करता हूँ कि इससे कम में जो है हमको काम नहीं करना चाहिए। और ये लगभग जो है जस्टिफाइड भी है। ये ऊपर हो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो तो जितना बढ़िया रिस्क रिवार्ड होगा ना उतनी आपके कम ट्रेड भी सही होंगे तो भी आप चल जाएंगे। और जनरली ऐसा बोलते हैं कि 30% जो है किसी भी सिस्टम का स्ट्राइक रेट होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो ये होता है। तो अब अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है और आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप ये सोचो अगर 150 दे रहा हूं तो मेरे को 450 लेना है यहाँ, ये मान लो वो वाला ट्रेड कर लो आप हिसाब लगा के। 450 तक रुकते तो नहीं ना सर, यही तो बात है ना। 150 के बाद जब 200 आया 300 आया भाग लो। नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर लंबा मोटा ट्रेड नहीं आता। इसीलिए 95% जो है आपके उसमें रहते हैं। फिर वो जो रिपोर्ट्स आती है वो आपके सामने है सब, फिर उसमें गलती किसी की नहीं है। वो फिर आपके सामने ही है वो परिणाम भी, कि उसका परिणाम क्या आता है। वो भागने वालों का परिणाम फिर भागने में ही जाता है, ये गुरु आपने जी भी हमें अपने मालूम है। ट्रेड पे भरोसा नहीं होता ना, दिक्कत ये होती है। तो वो होगा ही अगर आप उसको कोई जस्टिफाइड ट्रेडिंग सिस्टम से नहीं कर रहे हो तो फिर नहीं हाँ, होगा वो। मेरे ना तो साथ एंट्री ऐसे ही पता होता है ना। लगती है ना एग्जिट पता लगता है कि कहाँ एग्जिट मारना है। वो सीन हो हाँ, जाता पिछली 3 ट्रेड में लॉस आया हो, अगली ट्रेड में प्रॉफिट दिखता है तो जो जी करता है फटाफट बुक करो ना, इसीलिए तो तो बाजार माइनस चलते वाली हो हैं। जाएगी। है। बाजार इसीलिए तो चलते हैं। और बाजार को कौन चलाता है? बाजार इसीलिए चलते हैं। ये सब चलने का कारण यही है, मार्केट इसीलिए चलता है आपका। नहीं तो फिर तो हर कोई कमाएगा ना, इतना इजी होगा तो। इमोशन कंट्रोल में आना ही तो जरूरी है। वो इसमें कंट्रोल आना में तो ज्यादा बड़ी जरूरी क्लियर हो है। जाता है सर, चौथी वाली भी लॉस में हो जाती है। नहीं होगी, ऐसा नहीं। बैक टेस्टेड है तो नहीं होगी। मैं बोल रहा हूँ जेएनसार ट्रेडिंग सिस्टम मैंने 15 साल से बैक टेस्ट किया हुआ है। वो तो मैं तो उस पे नहीं है, मतलब कंप्यूटर पे जब भी आपके वैसे। दोबारा हैं वो मेरे को तो रफली वैसे ही ध्यान है, आप सोचोगे तो। मैं तो पीसफुल लाइव देखा है। सिस्टम। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तब कुछ भी करो आप, ऑप्शन बाइंग सेलिंग वगैरह सब, तो भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा पता है ऑप्शन राइटर को क्या एडवांटेज है, टाइम भी उसके फेवर में काम करता है। अगर वो ओवरबोट ओवरसोल्ड और एलियट समझ गया मोटिव फलाना ढीम का, तो उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज है, बता रहा हूँ आपको। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि थोड़ा आसान है, मुश्किल है, बट पॉसिबल है, ये मैं कह सकता हूँ। तो ये पहली चीज आपके पास ये होनी चाहिए। अब क्या सेलेक्ट करेंगे वो आपके पास है, इतने ही सिस्टम उसके अंदर से। उसके बाद अगला जो है वो जो है पहला ये जरूरी है आपके लिए। उसके बाद ये जरूरी है दोनों तरफ, और फिर ये एक तरफ भी जरूरी है कि मेरे को इसी तरफ के ट्रेड लेने हैं। ये एरो इसीलिए लगाए मैंने कि ये जो है आपको किधर भागना है, पहले तो ये जरूरी है। इसका खोज करना है आपने। ये खोज करने के बाद आपको जो है ये देखना है कि इसमें मैं विचलित ना हूं, कि एक ही तरफ जो चल रहा है उधर चलूं। और उसके बाद ये मेन है, ये जब आपका कंट्रोल है तब आप इसको करते जाइए। ऊपर सीटियां मार रहा है पीछे से, बंद करता हूँ। तो वो ऐसा चलेगा। तो ये आगे आपका वो ट्रेडिंग सिस्टम तो अब डिस्कस करेंगे आगे। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और साइकोलॉजी कैसे अफेक्ट करती है, वो ये चीज है। जो साइकोलॉजी हमने बात करी थी, बिल्कुल वो वही बात थी आपकी, जो कि कहीं पे भी जिस टाइम फ्रेम पे आप हो, और अगर वहां पर जो है वहां पर आपको जो है अगर ऐसे जो है
तो कुछ और शेप आ गई। तो ऐसा रूलर वगैरह मिल जाए जिससे काम हो जाए। वहां पर जो है आपको ऐसा मिल गया हो कोई, जहां पर अगर आप इसमें 1 2 3 4 5 लगा लो और मोमेंटम वगैरह बहुत और बहुत हो, तो फिर आपको जो है कंट्रोल करना है कि भैया यहाँ से यहाँ तक जो है इसमें से सब वैल्यू तो निकल गई, मुझे या तो इसके रिट्रेस होने का वेट करना है, या फिर सिस्टम हो तो मैं जो है इसमें यहाँ तक के लिए जो है ट्रेड बनाऊं। 50-60% जो है वो है। अगर वो आप काम करते जाते हो, तो अगर वो यहाँ वाला हिसाब नहीं है तो भी ये लास्ट का भी कुछ करेगा, तो भी आपको ऑप्शन डीके वगैरह जो है वो मिल जाएगा। तो ये वाली चीज जो है उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो ये कंट्रोल ज्यादा जरूरी है इसके दरमियान। या सेम उल्टे में भी ऐसा ही है कि एक्सट्रीम और बोल्ड है और सोल्ड है, 3 जो है आपकी वो मिल रही है, तो हमने ट्रेड नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए हम जो है पुल बैक आने का वेट करेंगे, तो पुराने रिट्रेसमेंट में बेचेंगे दोनों को मिला के, या फिर जो और ऊपर जाएगा तो हमारे लिए प्लान भी हो, जितना ऊपर जाएगा वो हमारे लिए उतना ही जो है कॉन्ट्रा ट्रेड में रिवार्ड क्रिएट करता जाएगा। बिकॉज यहाँ से अगर वो यहाँ तक आया ना जितने लंबे टाइम में, तो वैसे ही सेम वो वैसे भी जाएगा। लाइक अडानी यहाँ पे 200 था और यहाँ पर 4000 गया, उसके बाद वो रिट्रेस जैसे ही हुआ 3 मोटी के बाद सीधा 1000 रुपये आया। तो वो वाली चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है कि अगर वो चीज हो गई, यही तो इमोशनल कंट्रोल है, तो फिर हमको जो है वो काम नहीं करना है। तो ये सब कुछ चीजें जो है आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ती है। बाकी और रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग का अगर मैं चाहूँ तो आपको सीधा समझा देता हूँ कि बायर के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि ऑप्शन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो दिन में भी जो है ना हमेशा रफली 80-90% डेज 50% से लेके जो है 100% या इससे भी ऊपर आपका जो है चेंज होता है कि नहीं होता, ये तो आपको पता है। जनरली ऑप्शन प्राइस काल पुट का जिस भी तरफ जाएगा वो इतना चेंज होता है, ये आपने देखा होगा। बिल्कुल होता है। कम है, इवन कई बार तो 300 400 500 600 और 1000 एक्स भी हो जाते हैं ना। तो हाँ अब पैनिक, अगर, हाँ जी, हाँ सर पैनिक में हो जाता है वो, पैनिक। किसी में भी होता है वैसा होता है। जनरली 50 से 100% तो वो होता है, ऑप्शन प्राइस होता है ना, ये तो सीधा है। क्योंकि अगर ऑप्शन का डेल्टा 50 है एटीएम का, और अगर ऑप्शन प्राइस 100 रुपये बढ़ गई, वो सॉरी स्पॉट प्राइस 100 बढ़ गई, तो अगर 50 वाला 50 तो बढ़ेगा ही कम से कम थीटा निकाल के भी शाम को। तो वो 50 का अगर वो ऑप्शन आपका 100 रुपये का भी था, एट द मनी 100 रुपये ज्यादा की ऑप्शन आते नहीं वीकली में, इस टाइम के विक्स में, तो वो 150 हो जाएगा, तो बढ़ गया ना 50%। और निफ्टी एटीआर लगभग 100 पॉइंट तो पर डे होता ही है, ये आपको पता है। तो अगर वो इवन फ्राइडे मंडे को भी इतना बढ़ेगा तो भी आपका 50-60% है। और ट्यूसडे के बाद अगर चेंज होगा तो ये प्राइस ऑप्शन का प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर वो पॉसिबिलिटीज इरोज होने से ये प्राइसेस जो है थोड़े डिके हो जाते हैं और सस्ते हो जाते हैं। बिकॉज जो एटीएम का प्राइस फ्राइडे मंडे को 100 होता है, वो जनरली ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे के बाद और डीके होता होता जो है 80 60 40 ऐसा होता जाता है, ये आप जानते हो। तो वहां पर वो है आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। बट रफली अगर हम वीक स्टार्टिंग डेज में भी करें तो ये इतना काम होता ही होता है, इसलिए हम जो है इसको ऐसा मानते हैं। अगर कोई ऑप्शन आपको पता है कि 50-100% बढ़ता है, तो संभावना है वो उसका नेचर ऐसा ही होगा, तो उसके विपरीत ऑप्शन भी वैसा ही टूटता होगा, वो तो जाता होगा, क्योंकि उसका नेचर ऐसा है इंस्ट्रूमेंट का, हाई वॉलेटिलिटी है। तो अगर हाई वॉलेटिलिटी ये इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर हम रोज इसमें वैसा ही दाव लगाएंगे 50% से 100% कैपिटल एप्रिसिएशन का, तो ऐसा तो है नहीं हम रोज सही होंगे, कभी कभार तो गलत भी होंगे। तो जिस दिन गलत होंगे उस दिन हमारा 50% कैपिटल भी पाप हो सकता है, 70% भी हो सकता है, या वीक के लास्ट दिन करें तो इवन 100% भी हो सकता है। तो इस संभावना को लेकर हमको जो है बार बार उसी तरह से ट्रेड करना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ा मिथ क्या है कि अगर निफ्टी नैरो रेंज रह गया तो टाइम वाइज प्राइस
पॉसिबिलिटी खत्म हो गया। जो 3 दिन में अगर सपोज करिए कि मार्केट को एक्सपायर होने में वीकली एक्सपायरी में 3 डेज है, तो आपका जो है 100% है कोई भी चीज का प्राइस, तो 3 दिन है, तो आज उसकी संभावना है 33%। 33% उसका पॉसिबल आज पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कल से 2 ही दिन रहेंगे तो वो 50% रह जाएगी। तो डीके उस हिसाब से होता है। तो आज 100 था, तो कल के लिए ये प्राइस हो सके ओपन होगी 70 खुले, तो आज इसको शाम को 30 रुपए इसमें से डीके लगभग होना है, 25 से 30 रुपए डीके होना है। तो एज ए आप ऑप्शन बायर हो, तो यहाँ पर आपका 25-30% कैपिटल यहाँ पर भी डीके होने के तो चांस रहेंगे। मार्केट नैरो रेंज रह गया तो अगले दिन सर, 50% के चांस रहेंगे। सर ये चीज रिपीट करना सर एक बार। भाई टाइम का कैलकुलेशन कैसे आता है मार्केट में? आईबी जो होती है या विक्स इंडेक्स जो होता है, उसके हिसाब से जो है प्राइसेस के भाव तय होते हैं। जितना विक्स हाई होगा ऑप्शन का प्राइस उतना ही होगा, ठीक है, ये तो आपको पता है। आईबी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी के हिसाब से जो ऊपर निकल जाएगा तो वो चीज बढ़ेगा, लेकिन आईबी बढ़ेगी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, विक्स बढ़ेगा तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। विक्स नाम ही उसी का वॉलेटिलिटी इंडेक्स, विक्स टूटेगा तो आईबी टूटेगी। तो अभी के आईबी के अंदर जो है एट द मनी ऑप्शन लगभग 100 रुपए से लेके 120 रुपए के आसपास आता है वीकली में, ठीक है, ओके। अब वीकली में एक्सपायरी फ्राइडे से थर्सडे चलती है, तो कितने दिन हो गए? 7। ये तो हाँ समझ सर। में आ गया। हाँ जी। अब वो एट द मनी का भाव है, ये एट द मनी का भाव है। सपोज 18,400 का भाव है ये 18,400 निफ्टी चल रही है, 500 चल रही है, तो 18,500 पे कॉल का भी भाव ये है और पुट का भी भाव यही है, दोनों का भाव यही ठीक है आएगा। सर। हाँ जी। अब दोनों का भाव आएगा, डेल्टा यहाँ पर 0.50 है, तो मतलब क्या है कि दोनों पार्टियों के चांस सही होने के 50 है, कोई तो गलत होगा। ठीक है सर। तब 50 भाव आ रहा है, या तो निफ्टी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, दोनों बराबर अपना दाव लगा रहे हैं, जिसका फोर्स ज्यादा होगा वो चेंज करेगा। तो ये तो वही बात प्लेन। लेकिन अगर दोनों की लड़ाई बराबर हो गई, तो एक तीसरा भाई चल रहा है जो इन दोनों को भाव दिया था कि 7 दिन का भाव ये है 120, 100 रुपए मान लो, 7 दिन का जोड़े का भाव 200 रुपए है। कॉल पुट का भाव 7 दिन का 200 रुपए है, ये मान लो आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिया और शाम को देखती जल्दी वही बंद हो गई, तो 7 दिन की जो पॉसिबिलिटी थी वो अगले दिन कितनी रह गई? एक दिन निकल गया ना। हाँ सर। तो 7 दिन पे जो भाव आपको 120 दे रहा था, तो पर डे का इतना आ रहा था ना। हाँ सर। तो ये बोलेगा 6 दिन हो गया, तो ये तो मैं मानता हूँ, अगले दिन 120 तो होगा नहीं। बिल्कुल सर। 9 to 6 कर दो सर, गुना 6 लगा दो इसको। तो अगले दिन इसका भाव जो 120 का निकल के क्या हो जाएगा? 100 रुपए। तो यहाँ थीटा कितना निकला है? 17 रुपए। ये कोई, ये देखो ऑप्शन का प्राइस का ऐसा हिसाब है कि 100% कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि विक्स फलाना डीप का चेंज हो सकती है, लेकिन अपन एक रफली समझे कैसे, उसके लिए एक पांच बता रहा हूँ मैं कि अगर सब चीज कांस्टेंट रही तो, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ये होगा। अब 100 रुपए दे रहा है 6 दिन के लिए, ठीक है, तो कितना हुआ? और यहाँ पर जो है अपन जो है संभावना लगा रहे थे, तो ये संभावना थी 17%। कितना था? 120 नहीं, वीकली का हिसाब लगाना पड़ेगा। नहीं, ये तो वैसे निकाला थीटा से। वीकली में जो है कोई चीज 7 है वो 100% है, 7 है ना, वो 100% है। 100/7 कर लो या तो 14.7 तो पहले दिन की संभावना 15,105। हाँ लगभग 15 के आसपास ही लगा दो सर। ये आ गई संभावना उस दिन की। हाँ। उस हिसाब से इतना % डीके हो जाएगा। तो 120 का अगर इतना भी लगाओगे तो उसका डीके उतना ही आएगा, बराबर 120 जो है उसका 14% करोगे ना आप, तो ये डीके उतना ही आएगा जो इतना इधर आ रहा है, ठीक है। तो ये उतना निकलेगा। अब जो है जो भी बच गया हो डीके, तो वो जो चीज थी यहाँ पर जो 14 थी वो अब रह जाएगी 6 दिन के लिए। ये जो 14 थी वो कितनी हो गई? 16 हो गई ना। तो यहाँ पर थीटा ज्यादा टूटेगा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसको कर रहा हूं मैं 5 में, जो भी भाव बचे तो ज्यादा टूटेगा। इसके बाद कर रहा हूं इसको मैं 4 में, और टूटेगा। इसके बाद कर रहा हूं मैं
3 में तो और रिस्क है, अगली बार करूंगा 2 में तो और रिस्क है, और अगली बार 100% है थर्सडे। बिल्कुल। तो ये जो भाव आते हैं जो उस तरह से आते हैं कि इसको हमें रफली एक आडो जो हमारा देसी चार्ट है उसमें ऐसे समझ सकता हूं मैं। तो ठीक है, ऑप्शन समझ बाय को गया। यहाँ और भी रिस्क है, क्यों? क्यों उसके अगेंस्ट में टाइम और काम कर रहा है, अगेंस्ट में कर रहा है। तो ये जो भाव है जो इस तरह से टूटते हैं, तो अगर ये इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा है कि भाई इतना पैसा इसमें जाएगा ही, इसमें हमको रिस्क मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से अप्लाई करना है कि अगर हमारा कैपिटल 1 लाख है तो हमको 8 से 10% से ज्यादा कभी भी जो है कैपिटल डिप्लॉय करना ही नहीं है, भूलकर भी। समझ गए सर। समझ रहे इसमें लॉजिक क्या है? अगर हमारा कैपिटल इतना है तो हमको इतना करना ही नहीं है, इससे ज्यादा कभी भी डीके नहीं करना है, मतलब कैपिटल डिप्लॉय नहीं करना, हमको भूल के भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब हमारा कैपिटल इतना है और इस इंस्ट्रूमेंट के रोज फ्लैक्चुएट होने के चांस 50 से 100% है, तो हमको जो आरओआई चाहिए वो इसके दरमियान आराम से निकल जाएगा, इवन 5% में भी निकल जाएगा। हमने 5,000 रुपए डिप्लॉय किया है और अगर इसका चांस 50% इधर उधर होने का है तो हमको 5,000 रुपए 2,500 रुपए मिलेगा, मिलेगा ना? बिल्कुल। तो इसका उस हिसाब से मतलब 2,500 अगर हमारा गेम है, 2,500 कमाना है, तो हमको खोना कितना है? 1 के मुकाबले 3, तो 800 रुपए से ज्यादा हम नहीं खो सकते। हो गया आपका ट्रेड प्लान तय। बहुत चाहे वो बाइंग हो तो ये मस्त है, सेलिंग हो तो आप फिर भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सेलिंग में आपको जो है वो जो टी का नाम है ना, टी, ये काम करता है। ये टी पॉइंट है, इसमें बायर सेलर जो भी आएगा अगर ये कुछ नहीं होता बछड़े खा के इसको डिक्रीज होना ही होना है। ये टी जो है टी पॉइंट है, ये इसको तो चलना ही चलना है, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए। ये जो परसेंटेज नीचे से लाइन खींची हुई है ना, इसको तो डीके होते ही जाना है। इसके बाहर निकालेगा ना जब भी इसको प्राइस, तब ये जो है चेंज होगी। तो आपने इसमें इसी तरह से कैपिटल डिप्लॉय करना है, तब आप बचे रह सकते हैं, तभी आपके 100 ट्रेड होंगे। तो उसके बाद आपको पता पड़ेगा कि 100 मैंने ट्रेड किया, उसमें मेरा सिस्टम कितना काम किया और मेरा रिवार्ड क्या है। अगर इसमें 1 के मुकाबले 3 भी एक्यूरेसी है तो भी आप निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें किसी ना किसी दिन ऐसा आएगा तभी ऑप्शन 100% भी होगा, 200% भी होगा, क्योंकि इसका नेचर ऐसा है। स्ट्राइक रेट काम करेगा यहाँ पे, हैं? स्ट्राइक रेट काम करेगा यहाँ पे। हाँ, स्ट्राइक रेट, और उस दिन कौन सी तरह चल रहा है जब आपका सिस्टम क्या है वो आपको बोलेगा। तो किस टाइम वैसा ट्रेड आएगा कि आपने 800 लगातार 3-4 बार दे भी दिया ना, तो कोई दिन वो जो 2500 का आपने जो किया 5,000 का, वो सीधा 5,000 भी दे जाएगा, डबल भी हो जाता है ऑप्शन। और इसमें अगर आपकी कैपिटल ज्यादा है तो आप 2 लोड से भी कर सकते हो। 2 लोड पे करने पे क्या है कि कभी अगर इंट्राडे में फर्क आपका इतना आता है, जैसे 800 का रिस्क लिया आपने, कभी उनमें 800 मिल रहा तो एक आप पार्ट बुक कर लीजिए ताकि अगले में आपको लॉस नहीं हो, तो वो आपकी थोड़ा और स्ट्राइक रेट वगैरह बढ़ा देता है। सेम वो भी जेन सार की तरह ही है, वहां अपने स्लाइड स्प्रेड ही लगाना पे पड़ेगा सर, और तो कोई चारा नहीं है। हैं? फिर तो स्प्रेड ही लगाना पड़ेगा, और तो कोई चारा नहीं है इसमें। तो स्प्रेड क्यों, 2 ऑप्शन लेकर भी काम कर सकते हो ना, 2 कॉल पुट ले आप। अगर आपके जो ब्रेक इवन पे आ गया 800 रुपए, आपने जो रिस्क लिया 1,600 रुपए का, अगर 1,600 आ रहा है तो आप आधा बुक कर लो, आधे को चलाओ, ट्रेड करो, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि फिर आपको उस ट्रेड में लॉस तो होगा नहीं ना। सही बात तो सर। एक एक को को चलाते रहो। cost to cost रख दो, हैं? एक को कोस्ट टू कोस्ट रख दो। 800 रुपए तो ले ही लिया आपने। हाँ, कोस्ट टू कोस्ट कर दो, वही बढ़िया। नहीं तो स्टॉप लॉस ब्रेक दो, तो भी आपका 800 उधर कमाया हुआ वहां से ब्रेक इवन के बाद -800 जाएगा, तब लगेगा। जी प्रभु। तो कोस्ट टू कोस्ट करोगे तो जिसका 1 लोड का बुक कर लिया वो 1 लोड का पैसा जेब में आएगा। ये जो चीज है वो आपको जो है कि उस इंस्ट्रूमेंट का नेचर क्या है, वो कैसा चलता है, उस हिसाब से आपको जो है तय करना पड़ता। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपके कॉल पुट वगैरह, वो कुछ इस तरह से है। और डाइंग असेट है, तो डाइंग असेट में आपको सोच समझकर कैपिटल डिप्लॉय करना पड़ता है। तो यहाँ कुछ ऐसा काम है, ये इसलिए समझाना जरूरी था कि ऑप्शन बायर के लिए क्यों जरूरी है। यहाँ पर क्यों थीटा किस हिसाब से जाता है, पॉसिबिलिटीज कैसे चेंज होती है, भाव आया है तो 2 दिन बाद क्या होगा, 3 दिन बाद क्या होगा और अगले बाद क्या होगा। इसलिए ऑप्शन के लिए बोलते हैं अगर आपने कोई चीज लॉन्ग करी है
तो अगर उसका भाव 2 दिन में नहीं आए ना, तो आप उसको काट दो, उसकी आने की संभावना 80% खत्म हो चुकी है, फिर वो नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके लिए हुए रेट पे भी वापस निफ्टी वहीं का वहीं पहुंच गया, तो भी आपके ऑप्शन का भाव नहीं आएगा, क्योंकि संभावना 50% जा चुकी है, तो 50% उसका थीटा भी निकल जाएगा। ये चीज होती है ऑप्शन बाइंग में, खासकर ये चीज लोगों को मालूम नहीं है कि ये किस तरह से काम चलता है। मंथली पे भी यही सिस्टम काम करता है। हाँ, मंथली का वो तो सबका वॉलेटिलिटी मंथली जो वो होते हैं वेगा, उसका वेगा ज्यादा होता है, तो वहां पर टाइम डिके कम होगा, हाँ, कम थोड़ा होता है। उल्टा होता है। और ए वालों का जो है टाइम डिके ज्यादा होगा, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी भाई 30 दिन का टाइम फ्रेम है, तो एक दिन निकल गया तो कितना निकला है, 3% निकला है लगभग, 30 या 90, हाँ जी। तो उसमें से उतना ही निकलेगा। लेकिन महीने के दरमियान कभी भी कोई इवेंट हो सकती है, तो उनमें वो चीज बनी रहेगी। लेकिन अगर सपोज करो 2 ही दिन है, तो आज निकल गया तो 50% निकलेगा ना सीधा ही, तो वहां वो ज्यादा है, उनका वॉलेटिलिटी थोड़ा स्लाइटली हायर रहता है, वहां वेगा ज्यादा मिलता है, यहाँ पे कम होता है। अब जो ग्रीप्स है उसमें मेजर जो है वो आप वीडियो के थ्रू भी जा सकते हैं, वैसे भी तो 5 तरह के होते हैं। डेल्टा वो डायरेक्शन है, म्यूट करिए थोड़ा, उसमें जो है 5 होते हैं ऑप्शन ग्रीप्स। आपका डेल्टा होता है, वो होता है डायरेक्शन के लिए, आप वैसे भी समझ सकते हो, पहला इंस्ट्रूमेंट डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डायरेक्शन, कि आपको कॉल लेनी है कि पुट लेनी है उसका। और एट द मनी का डेल्टा हमेशा 0.5 होगा, जो कॉल का भाव आएगा एट द मनी पे सेम वही भाव पुट का आएगा, क्योंकि दोनों के लिए 50-50 चांस है। बायर सेलर 2 भाव है, तो हर किसी का सही होने का चांस 50% ही है, तो वो है 0.5 डेल्टा है इसलिए। और उसके बाद होता है गामा, और डेल्टा ये भी बोलता है अगर 0.50 डेल्टा है तो मतलब ऑप्शन का प्राइस, स्पॉट का प्राइस 1 रुपये खींचेगा, फ्यूचर का प्राइस 1 रुपये चेंज होगा फ्यूचर से, तो ऑप्शन का प्राइस 50 पैसा होगा। अब आप कौन सा डेल्टा ले रहे हो वो उसी हिसाब से स्पॉट के चेंज होने में बढ़ेगा। आपने 0.8 लिया है, तो 1 रुपया निफ्टी के बढ़ने पे वो आपका 0.8 ही टूटेगा, 0.8 ही बढ़ेगा। ये कुछ ऐसा होता है डेल्टा। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है गामा। गामा जो होता है वो होता है बेसिकली एक्सलरेशन फैक्टर, ठीक है। तो एक्सलरेट देता है वो उसको, जो भी आपने डायरेक्शन में चेंज हुआ है वो आपके उस वैल्यू में, जैसे 50 में से चेंज हुआ उसके बाद कोई भी एक गामा होता है वैल्यू, वो उस 50 पैसे में जुड़ेगा, फिर नया डेल्टा हो जाएगा, वो जो प्राइस उससे बढ़ेगा उससे बढ़ेगा उससे बढ़ेगा। क्योंकि जो चीज 18,400 पे 0.5 डेल्टा है, वो 18,450 18,500 पे तो आईटीएम हो जाएगी, उसका डेल्टा ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो वो गामा की एक्सेलरेशन इफेक्ट से जाते जाते ही वो डेल्टा स्लाइटली चेंज होता जाएगा, वो 0.5 से 0.55 0.60 0.7 0.8, और ज्यादा चल जाएगी तो 0.1 हो जाएगा, क्योंकि वो डीप आईटीएम हो जाएगी। सेम ऐसे टूटने पे भी होगा, क्योंकि वो उसमें से भी ऐसा ही होके चेंज होगा। तो डेल्टा जो है वो आपका कॉल का पॉजिटिव में है और पुट का नेगेटिव में है, क्योंकि कॉल जो है तेजी का सिग्नल है और पुट जो है मंदी का है एज ए बायर। तो डेल्टा इस तरह से आता है। गामा मैंने बता ही दिया। गामा जो है एट द मनी पे हाईएस्ट होता है, क्योंकि वहां पर सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, या तो वो चीज ओटीएम होगी आईटीएम होगी, तो वही उसको ज्यादा चेंज होने के बाद उसमें जुड़ के उसको एक्सलरेट करेगा आईटीएम ले जाने के लिए, तो एट द मनी प्राइस का थोड़ा ज्यादा होता है। अब आता है वेगा, तीसरा, वी फॉर वॉलेटिलिटी और वी फॉर वेगा। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, डी फॉर डायरेक्शन, डी फॉर डेल्टा, वी फॉर वॉलेटिलिटी, वी फॉर वेगा, और टी फॉर टाइम, टी फॉर थीटा। ऐसे याद भी रखा जा सकता है, ये शॉर्ट फॉर्म बनाई हुए हैं जिससे आप याद रख सकते हैं। तो वॉलेटिलिटी जो होता है वो करंट सीरीज का सबसे कम होगा, उससे आगे वाली का ज्यादा होगा, उससे आगे वाले का और ज्यादा होगा, और जितना आगे की होगी उससे और ज्यादा होगा, क्योंकि चांस उतना ही है। इस दरमियान मार्केट में वॉलेटिलिटी वगैरह सब कुछ न्यूज बेस्ड चलते हैं, काफी कुछ, कभी कुछ भी हो सकता है। तो जितना ज्यादा दूर का ऑप्शन होगा उसका उतना ही वेगा होगा, कॉल का या पुट का, दोनों का ही। फिर आता है थीटा। थीटा जो है सबका माइनस में ही होगा, चाहे कॉल हो या पुट हो, क्योंकि थीटा टाइम से है और उसको टूटना ही टूटना है, वो दोनों का ही माइनस होगा, कॉल और पुट दोनों का टूटेगा टूटेगा। तो थीटा जो है ऑप्शन बायर के लिए एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि कुछ नहीं हुआ तो उसका पैसा टूटना है, और ऑप्शन सेंडर के लिए एक एडवांटेज है कि वो देखो, ऑप्शन जो है राइटिंग और ऑप्शन बाइंग दोनों इसलिए होता है। सपोज 18,400 है,
अभी एट द मनी, और 18,600 के भाव कर रहा हूँ, तो ऑप्शन बायर क्या सोचेगा, 18,600 को क्रॉस करेगा तब मुझे पैसा मिलेगा, तो वो क्या बेट लगा रहा है, 18,600 के ऊपर जाएगा तब। ऑप्शन राइटर क्या सोच रहा है कि 18,600 तक ही जाएगा, कि उसको मालूम उसके ऊपर जाएगा तो उसका लॉस होगा। तो ये दोनों में चेंज है। तो अगर आपको बाई करना है तो मैं बोलता हूँ स्लाइटली एटीएम या आईटीएम बाई करिए, क्यों, क्योंकि आप 18,600 तक जाएंगे ना, तब तक हो सकता है वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद जाए, तो उसमें जो है प्राइस आपको कम पैसा मिले, या हो सकता है नहीं भी मिले। कई बार सही होने पे पैसा नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाता है। लेकिन आईटीएम जाएगा तो वहां आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, वो आईटीएम डीप आईटीएम हो जाएगा। तो वो ज्यादा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो एज ए आप तेजी के लिए चांस है एज ए बायर, तो वो चीज लो जो इन द मनी है स्लाइटली। आउट ऑफ द मनी तक पहुंचने को कैसे जाएगा, कि आउट ऑफ द मनी ज्यादातर लोग बेचते हैं, वो बहुत बोलते हैं जिसमें पैसा ही नहीं उसको बेचो, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो दोनों का नजरिया अलग अलग होता है। बायर सोचता है इस लेवल को क्रॉस करेगा, तो आपको लगता है इस लेवल को क्रॉस करेगा, तो आप वही इंस्ट्रूमेंट जो है उतना तेजी लग रहा है, तो फिर दूसरा आप उस हिसाब से स्प्रेड या आईटीएम लो। अगर आपको लग रहा है नहीं जाएगा तो फिर आप जो है ऑप्शन बेचिए। यहाँ पे तीनों नजरिए होते हैं, साइडवेज, बुलिश और बेरिश। तो हर इंस्ट्रूमेंट की रिवर्स भी किया जा सकता है। अगर कॉल लेने वाला सोच रहा है तेजी होगी, तो पुट बेचने वाला भी सोच सकता है तेजी होगी, क्योंकि पुट बेचने वाला सोचेगा इसके नीचे नहीं जाएगा, बेस बिल्डिंग है, और अगर यहाँ पे रह गया तो भी पैसा मिलेगा, ऊपर रह गया तो भी पैसा मिलेगा, नीचे उस लेवल के नीचे जाएगा तो पैसा मेरे को लगेगा। ऑप्शन बायर प्रीमियम देता है, ऑप्शन सेलर प्रीमियम रिसीव करता है, वो मार्जिन देता है उस प्रीमियम को लेने के लिए। तो ऐसे इसलिए इसमें ज्यादा ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बोला जाता है, जहां पर ज्यादा है तो एज ए सेलर पर्सपेक्टिव काउंट होता है, क्योंकि पोजीशन एक के मुकाबले एक तो खड़ी होती है, बायर होगा सेलर होगा। लेकिन ओपन इंटरेस्ट अगर जोड़ा है तो क्योंकि लेने वाले ने पैसा लगाया है, तो जहां पैसा लगता है वो उसको समझदार माना जाता है, इसलिए बोलते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर कॉल पे खड़ा है ज्यादा तो बोलते हैं वो रेजिस्टेंस है, पुट पे खड़ा है ज्यादा तो बोलते हैं वो सपोर्ट है। हालांकि वो ब्रीच भी होते हैं, बट ये समझने के लिए है। और ओपन इंटरेस्ट जो होता है उसको बोलते हैं कि इतने सौदे जो है वो अभी मार्केट में आउटस्टैंडिंग है, वो किसी भी तरह की हो सकते हैं, लेकिन वो सेटल नहीं हुए हैं। तो अगर नहीं हुए हैं और ऐड है, तो क्योंकि मार्जिन देकर क्रिएट किए गए सेलर की तरफ से, तो थोड़ा सेलर को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि वहां उसको टाइम फेवर भी करता है। तो ये कुछ ऐसा है। तो डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा हमने समझा। एक होता है रो, वो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है, वो काफी कम काम आता है, उसका कोई ऐसा खास इंपॉर्टेंस भी अभी नहीं है, तो वो होता है। लेकिन वो बोलते हैं स्टॉक्स की पुट वगैरह को थोड़ा इफेक्ट करता है, तो उसके बारे में इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ होता है इसके अंदर। मेन समझाने का मेरे को ये था, रिस्क रिवार्ड, ट्रेडिंग सिस्टम, इमोशनल कंट्रोल, कंपाउंडिंग वगैरह, और ये कैसे मैटर करता है, और हमको जिस तरह का उसका नेचर है हमको उसी तरह से उसको डिफाइन करना है, कितना कैपिटल उसमें डालना है, एम्प्लॉयड करना है, और कैसे उससे रिटर्न निकालना है। हमको कभी भी 1 लाख लगा के रोज के 1,50,000 नहीं कमाने, क्योंकि किस दिन भी मार्केट किस ना किस दिन तो होगा, तो उस दिन अगर आपका पैसा चला गया तो आप मार्केट में नहीं बने रहेंगे। और कैपिटल मार्केट के लिए बोला जाता है कि नो कैपिटल, नो कैपिटल मार्केट्स। तो ये जो है आपको समझने का थोड़ा जरूरी है। तो ये मैंने बेसिक आपको जो समझाया वो जरूरी है। के बाद अपन एक सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम लेते हैं, जेएनसार। तो वहां अपन चलते हैं, तो वो अब समझेंगे इसके बाद। तो ये देखिए जेएनसार के लिए जो है मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हमने जो है इंडिकेटर को रिमूव कर देता हूँ, उसको भी हाईलाइटेड कर देता हूँ। जैसे ही आप जाएंगे तो बेसिकली पहले मैं ऑप्शन 5 वो आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ, उसके बाद इस पे आते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। तो ये सीट जो है मैं आपको लगभग शेयर करता हूँ, ये वाली सीट जो है ये मैं एवरी फ्राइडे ईओडी अपडेट करके शेयर करता हूँ, जैसे लास्ट फ्राइडे को की। ये दिख रही है कि आपको सीट? नहीं सर, नहीं। ये फाइल जो है मैं लगभग शेयर करता हूँ। ये फाइल जो है कंप्लीट बेसिक टीए से थोड़ा एडवांस स्लाइटली हायर है, को समझाने का लॉजिक में समझा देता हूँ क्या है। फिर सारे टाइम फ्रेम है, ये मंथली है, ये आपका वीकली है, ये डेली है, और ये आरली है। तो मेजर मेजर यही होते हैं। इससे नीचे का इंट्राडे का कुछ होता है भी है, तो वो छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है, तो वो हम नहीं देखते हैं।
अब इसके अंदर क्या क्या सीट्स है वो बता देता हूँ मैं। यहाँ पर ट्रेंड है, यहाँ लिखा होता है साइडवेज। क्या होता है, अब ट्रेंड है कि नहीं है, ये किस बेसिस पे आता है, ये लास्ट महीने की क्लोजिंग पे आता है। लास्ट महीने का हाई एम 18,108 था, क्लोजिंग 18,065 हुई थी। तो अगर बायर मार्केट हाई एम और लो एम के दरमियान है किसी भी टाइम फ्रेम पे, तो हम उसको साइडवेज देते हैं, और जिस तरफ ट्रेंड चल रहा है उस तरफ यहाँ सेकंड कॉलम में मार्किंग दे देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू इतना नीचे है और नीचे से उठ के मार्केट आया तो साइडवेज है और अप है, तो हमको रिट्रेसमेंट पे थोड़ा उस तरह से देखना है। और अगर इनके ऊपर होता है, तो यहाँ ऊपर है तो हमने अप मार्किंग देते हैं, यहाँ पर अप अप ऐसे, यहाँ पर अप अप है, तो मेजर टाइम फ्रेम में मार्केट सब में अप है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है हाई ए में, ये सब में सेटिंग 5 की है, ये 5 मंथ का है, ये 5 वीक का है, ये 5 डे का है, ये 5 आर का है। उसके बाद आता है लो ए में, तो ये जो हाई है ये पिछले 5 महीनों के हाई के ऊपर कंप्यूट किया गया है, ये ईएमए है बेसिक, ये 5 क्लोज पे किया गया है। और ये जो है 5 महीने के लो थे या 5 हफ्ते के 5 डे के, उन पे फ्लोट किया गया है। ये कुछ ऐसा है। उसके बाद है जेटेंसार। जेटेंसार इज नथिंग, 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। उसके बाद आता है जेएनसार। जेएनसार की कैलकुलेशन ये देखेंगे तो ये कुछ ऐसा है। ये बेसिकली जो है पिछले 5 दिनों के हाई लो और क्लोज ईएमए, ये वैल्यू 15 हो जाती है, 5 हाई 5 लो 5 क्लोज, उसका बैलेंस नंबर है। ये डे टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आ रहा है, तो एवरेज बोल रहा है आई 529, आई 533, ए आई से ए जे। तो ये देखिए कहाँ है, आप लगाएंगे तो यहाँ पर हाइड है वैल्यू, यहाँ पर मैं इसको अगर ऐसे करूंगा तो यहाँ वो अनहाइड में आ जाएंगे। ये देखिए ये वैल्यू है, तो इसमें जो है ये देखिए सूत्र जो लगाया है, मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये वैल्यू लगी हुई है। और ये वाली जे ए ये सब कुछ ऐसे फीड की गई है। ए जे वाला तो इधर चला गया, फिर ए आई दिया गया और यहाँ से उठाया गया वो। ये देखिए ये वाला, ये जो वैल्यू थी ये ली गई है, 5 5 की काउंट करेंगे तो ये 15 वैल्यूज है टोटल मिला के। तो वो मैं हाइड कर देता हूँ वापस, ये 10 ई में वगैरह आ रहे थे, तो ये वैल्यू आ रही है वो एवरेज है। जैसे आई 529 से आई 533, तो ये 5 हो गई। ए आई से लेके ए जे वो दोनों सेल मिला गए तो ये 10 है, ये ऐसा है। तो 15 वैल्यू का ये बैलेंस नंबर है जो वो यहाँ पर आ जाता है। ये देखिए ये आ गया, राउंड ऑफ हो गया। पिवोट आप सीधे निकाल सकते हैं, कैसे आता है, तो जैसे यहाँ पर U24 है, तो ये वाला रहा, कैसे निकलता है वो आपको पता है, हाई लो क्लोज बटा 3, ये ऐसे आ जाता है। ये सीपीआर निकालने का है, इसके आगे रेंज। तो सीपीआर कैसे निकलता है आपको पता ही है, पिवोट तो सबने पता है, हाई लो क्लोज 3 के बाद जो है ये आता है आपका पीसी, ये हाई और लो, यहाँ पर देखेंगे आप C25 D25, तो ये जो है हाई लो है, इनको जोड़ के दो का भाग दिया जाता है। ये बॉटम सेंट्रल है, ये पिवोट है, ये टॉप सेंट्रल है। ये कैसे निकलता है, M25 जो आपका ये है, इसमें से हमने N25 निकाला है, ये निकाला है। ठीक है, इसमें से पिवोट में से ये निकाला BC और उसमें वापस पिवोट जोड़ दिया, तो ये आ गया टॉप सेंट्रल पॉइंट। ये रेंज आ गई इन दोनों के दरमियान की, BC TC की। ये ATR है, निफ्टी कितना चला है, एवरेज ट्रू रेंज। तो ये जो है अगर आपका रेंज स्लो हो जाता है, बिल्कुल छोटा, CPR छोटा हो जाता है, तो आप मान लीजिए कि रेंज स्क्वीज हो गई है और एक्सपांड हो सकती है, बड़ा मूवमेंट आ सकता है। और अगर रेंज बड़ा है तो आप बोलते हैं एक लंबा मूवमेंट हो गया है, वी कैन एक्सपेक्ट साइडवेज, ऐसा माना जाता है। बाकी ऐसा 100% वैसा जरूरी नहीं है। S2 S3 ये सब डिफॉल्ट जो है वो निकालने वाले हैं, ये आप चाहे तो कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं या वैसे भी है। तो ये सब जगह ऐसा सीट ये आता है निकल के, ये सब आपने देख लिया। यहाँ पर जो है वीक और डे, ये जो है कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है, इससे वो ये कैलकुलेट होते।
कैमरीला वगैरह ये सब कुछ जो है वो निकलते हैं डे से, वीक से, ये इसलिए दिया जाता है यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट फैलाना, इससे ऊपर जाना है। S1 S2 S3 वहां पर भी है, यहाँ पर भी है। ये DMAs है नॉर्मल, ये EMAs है, ये वैल्यू 250 55 कुछ देखना तो यहाँ पर आ जाता है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है सब कुछ करके। और ये जो है सेल साइड के लिए है कि कहाँ रेसिस्टेंस कहाँ मिल सकते हैं, और नीचे मैंने जो है वाई के लिए लगा सकते हैं जो ऐसे ऐसे हुए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्लस्टर वाइज आप लगा सकते हैं। के नीचे कुछ लिखा हुआ है कि व्हेन प्राइस मूव अबव लो ईएमए एंड क्लोज, तो बाई ऑन डिप्स है। क्लोज ईएमए हाई ईएमए इसके लिए है। हाई ईएमए उसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, ये देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। सेम उल्टा है, अगर लो ईएमए के नीचे होता है मार्केट, हाई ईएमए के नीचे क्लोज होता है एक लंबे उस ड्राइव के बाद, तो हम सोच सकते हैं कि सेल ऑन ड्राइव कर सकते हैं एक रेंज बनने के बाद ईएमए या लो ईएमए के लिए, और लो ईएमए के नीचे बंद होता है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट है। ये अपन थोड़ा लगा के भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप तो जैसे ये जो था आईए में जब भी है, देखिए मार्केट में कैसा रैली हुआ है, जब तक होल्ड हुआ है तो ये यहाँ पर स्लाइटली ये है, और लो ईएमए के नीचे होगा तो मार्केट जो है कलर चेंज करता है वो वैसे ही उधर डाउन ट्रेंड भी होता है। तो ये कुछ ऐसा उससे देख सकते हैं। और ये एनआर है, वही NR7 रेंज जैसे यहाँ पर थी तो यहाँ से स्क्वीज होना था, ये इसको हो गई थी तो एक्सपांड हुई, और ये जैसे यहाँ पर है ये चीजें इसमें दिखती है। बाकी और भी काफी है, आप लगा सकते हैं। और एवरेज समझा ही दिया था, बाकी इसमें जो है हाई लो ये सब कुछ और भी आप देख सकते हैं, फॉर्मूले लगा कि ईएमए आ गई, ईएमए हाई लो क्लोज ये सब कुछ, तो ये सेम वहां पर जो है वो यहीं से उठा के वैल्यू ली जाती है। ये केस इंडिकेटर है, कोई देखना चाहिए तो इसको भी, ATR है ही, वो सब कुछ ऐसा आता है। जेएनएसआर को देखे केवल अपन, तो देखिए जेएनएसआर के ऊपर मार्केट जब तक है तो कैसा बिहेव करता है, जितने डेटा है उससे देखते हैं अपन, तो ये आपको बता देगा इसका एक्यूरेसी क्या है, लगा के भी देखेंगे। लेकिन देखो इसमें अपन पिछले 1 साल का देख लेते हैं मई से लेके, ठीक है। से यहाँ पर जो है सेल में था मार्केट, तो ये सेल में लगातार कैसा रहा ये देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें विपसा हुई है एक आध, फिर लॉन्ग हुआ है, तो साइड पार्ट बुकिंग तो दिया ही होगा आराम से, क्योंकि 400 तक चली गई निफ्टी, बढ़िया रेंज हुई है, तो लॉस तो नहीं होगा। फिर ये लॉन्ग है तो ये लॉन्ग रिटर्न देकर गया बढ़िया। फिर ये शॉर्ट है, शॉर्ट देकर गया अच्छा, बहुत बढ़िया मिला इसमें। फिर ये लॉन्ग है तो देखो लॉन्ग भी कितना बढ़िया चल रहा है, यहाँ 1-2 हुई है शॉर्ट के ट्रेड, साइडवेज हो जाते हैं। फिर उसके बाद लॉन्ग है, बहुत बढ़िया ट्रेड चला है, ये देखिए 16,050 से लेके 17,600। फिर उसके बाद ये हुआ है शॉर्ट, तो यहाँ पर भी आपको 17,100 आ गया 700 से, तो प्रॉफिट बुकिंग दिया और लॉस नहीं हुआ है वो भी हुई। तो उसके बाद फिर लॉन्ग हुआ है तो बढ़िया देकर गया है 500 से 700 800। फिर शॉर्ट हुआ है तो पैसे देकर गया है, बहुत बढ़िया दिया है ये 17,800 को 17,200 तक आया है। फिर यहाँ पर 100-150 की मूवमेंट तो लगभग लगभग होती है, तो ये इसका कुछ ये देखिए फिर बढ़िया ट्रेड आया है। इसका स्ट्राइक रेट वगैरह आप इससे भी निकाल सकते हैं कैसा क्या, और ये बैक टेस्ट आप ट्रेडिंग व्यू पे कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा देखो कितना बढ़िया चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है अभी जो करंट है वो सबको मालूम है 17,325 पे लॉन्ग हुआ था, और उसने पार्ट बुक करा दिया, और अभी जो है 287 आ गया है, तो लॉस भी होगा तो उतना नहीं होगा क्योंकि पार्ट बुक हो चुका है। बाकी जितना ऊपर जाएगा ये चेंज होता जाएगा, तो ये पोजिशनल सिस्टम है, ये सब कुछ ऐसे चलता है। इस फाइल को अपडेट करना है तो इसमें क्या मेन फाइल है, उसमें चार्ट वगैरह सब भी आते हैं, तो यहाँ से जो है ये आपके लिए जो है वॉलेटिलिटी फ्रैक्टल तैयार करती है, वो 31 VF में भी आएगा, लेकिन वो यहाँ से भी देख सकते हैं आप, ये पूरी कैलकुलेशन है उसकी। ये फिबोनाची बेस है सारा, हम जो तैयार करते हैं इसको, इसमें सारे नंबर है T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये लो और ये लॉन्ग के लिए है, ये उसके लिए, तो ये कैलकुलेशन भी आप इसे समझ सकते हैं कि कब चेंज करना है कब चेंज नहीं करना है। ये मैकडी है, इसमें चार्ट ऐसे बनते हैं तो वहां पे बनते हैं, अभी रेंज थोड़ा हो गया तो इसको डिजाइन करना पड़ेगा। ये आर्ली है, ये डेली है, ये वीकली है, ये मंथली है, ये डेटा है। और यहाँ पर जो है हम ये VF के अपडेट करते हैं, तो देखिए लास्ट के जो है लगभग 11 सेशन के नंबर हमको डालने पड़ते हैं, 12 सेशन 2 वीक से भी ज्यादा।
उसके बाद हमारे लिए वो जो है ये नंबर निकल कर आते हैं, ये वाले नंबर जो हम देते हैं। अगर इसको रनिंग फ्रैक्टल से या उससे ले लिया जाए ना कि मोमेंटम खुला है नहीं है और वो लगा हुआ है 3 वो जो 31 VF, तो इसका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी ये जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 4 5 6 टाइम तक भी रिटर्न देता है। जैसे कल जो था मॉर्निंग आप देखेंगे तो 338 था इसका नंबर, और मार्केट ने 333 का लो बनाया। जो आपके लिए था वो मैं आपको शेयर करता हूँ, एक देखिए उसमें क्या हुआ था। ट्रेडिंग व्यू वाला हिसाब हिसाब करता हूँ, आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ये वाला था उसमें, और ये कुछ ऐसा मार्केट था कल जो ओपन हुआ था ना, यहाँ पर हुआ था। ये जो था मैं ऐसे कुछ देख रहा था, आर्ली में रखता हूँ मेन इसको। मेरे लिए लॉन्ग एक्टिव था, यहाँ पर लॉन्ग एक्टिव हो गया था क्योंकि इसके ऊपर खुलते ही मेरे को लग गया था कि हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू यहीं आ रही थी। तो ये देखिए 338 वैल्यू थी सेल, ठीक है, और लॉन्ग ये थी। तो इसके बाद टारगेट ऊपर के तो सारे हुए, लेकिन मैं जब मार्केट अप ट्रेंड में होता तो इन नंबर पे फोकस करता हूँ। इन नंबर पे फोकस करने के बाद क्या था यहाँ पर, मोमेंटम मैंने हटा दिया, वो पॉजिटिव होगा, मैं वो देखता हूँ, खासकर मोमेंटम ही देखता हूँ मैं। उसके बाद ये मैं यहाँ गया, तो मैं ऐसे सोच रहा था कि मार्केट जो है ये यहाँ से कुछ हुआ और ऐसे चल रहा है, ऊपर इसमें भी करके आया है। तो ये लास्ट फ्रैक्टल था मेरे लिए, इसमें बड़ा कर देता हूँ, और ये सिस्टम एक्टिव था ऐसे, तो मैं ये लगा रखा था ऐसे। मैं यहाँ से सोच रहा था यहाँ से इसको मैं ऐसे लगा दूं तो 50% रिट्रेसमेंट ये हुआ, तो मेरे को जो है 335 326 में ट्रेड लेना था, 312 पे मेरे को ट्रेड काट देना था, क्योंकि ये लेवल भी जो था लगभग ऐसा ही था, या मेरे को इसके नीचे भी काट सकता था मैं 325 के भी। तो ये कुछ ऐसा आया 333, और उसके बाद जो है एक बार ये हाई कटा, तो मैं सोच रहा था देखते क्या प्राइस एक्शन होता है, क्योंकि उसके बाद तो मेरा लॉस तो होगा नहीं कि मैं ये कर दूंगा रिवाइज एक्शन। तो उसके बाद ये चलता ही गया, ये चलता ही गया, ये चलता ही गया, ये चलता ही गया, तो मैं भी चलता ही गया। तो ये कुछ है, इसमें ऐसा कुछ आता है, मैं देखता हूँ। अब यहाँ से जो है मैं देखूं, अगर कल के लिए अगर मैं सोचूंगा तो कुछ ऐसे सोचूंगा कि भाई यहाँ से जो है ये जो है 1 बराबर C या थर्ड जो है उसका लेवल लगभग आसपास है। तो अगर ये यहाँ पर 60 के आसपास खुलेगा तो मैं इसका इंटरनल फ्रैक्टल काउंट करूंगा वो क्या आ रहा है। तो अगर वहां मुझे कुछ दिख रहा है लो से, तो मैं लॉन्ग अब नहीं करूंगा कोशिश। तो यहाँ से जो है लगभग 1 2 और 3 होगी और 4 5 आएगी, तो मैं फोर्थ को अवॉइड करूंगा, मैं नहीं करूंगा ऐसा कुछ जब तक कि वो बढ़िया जो है जाके न्यूट्रल वगैरह नहीं हो जाता। तो ये VF का एक मैंने वैसे ही समझाया, इसका कोई रोल नहीं था। JNSR देखते, तो ये JNSR को ये टेबल ऐसे जनरेट होती है, समझाने का बताया था मैंने कैसे आती क्या नहीं। अब कल के लिए ये है, अगर गैप अप होता है तो फिर इसके नंबर ऊपर वाले आएंगे, और मैं लास्ट फ्रैक्टल से 1 2 3 4 5 देख के थोड़ा कॉन्ट्रा भी लेने का सोच सकता हूँ। और अगर वो सिस्टम मेरा एक्टिव होगा मैं तभी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ये मैं बता रहा था। तो ये कैसे आता है, ये फाइल मैंने सारी समझाई। इसको अपडेट कैसे करना है, इसके इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए गए हैं। यहाँ पे फिबोनाची भी कर सकते हो। देखिए ऐसा है, कॉपी पेस्ट करना है, स्टार्ट क्लिक विद डाटा एच, फिर आपको एंटायर रो मार्क या वो ऐसे करके है, सेलेक्ट एंटायर, इसको लिंक करके ऐसे जाना है, कॉपी एंटायर रो पेस्ट करना है, फिर ऐसे करते जाना है, और ये हर टाइम फ्रेम पे आपको करते जाना है, ऐसा करके मैनुअली करके। और यहाँ पर सारा कुछ है वो लिखा गया है कि सेम वे ऐसे कुछ करके, सब कुछ इसमें है सीखने वाले के लिए, ऐसा कुछ नहीं। ये नंबर्स जो है बेसिकली कोई JNSR ट्रेडर और हाई EMA के ऊपर है तो उसके लिए बहुत बढ़िया कि उसका ट्रेड बढ़िया पैसे देकर जाएगा। और JNSR शॉर्ट हो गया और लो EMA के नीचे तो उसको थोड़ा कन्विक्शन है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ये सेम कॉन्सेप्ट 31 BF में भी आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मैं कैसे उस पर तय करता हूँ, क्या करता हूँ, वो हिसाब है। लेकिन इस पे चलते जाना है, तो ये सब कुछ ऐसा है। इसके साथ थोड़ा सा इसके साथ मोमेंटम का हिसाब लगा ले तो ये पोजिशनल सिस्टम भी ज्यादा बढ़ गया। JNSR क्या है और कैसे काम करता है, ये इसके बाद मैंने आपको आर्टिकल्स वगैरह काफी बार ग्रुप में भी पेश किए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। ये पोजिशनल सिस्टम है। बेसिकली इसके साथ मिनिमम आपको 2 लोट के साथ जाना होता है, ज्यादा टफ नहीं है। 2 लोट के साथ आप किसके साथ जाना है, जब भी ये एक्टिव हो तब आपको करना है। डे टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स में जाएंगे तो हमने JNSR के इंडिकेटर लगा रखे, एक तो DP है और एक प्लेन JNSR है। तो अगर आपको हाई EMA लो EMA के साथ चाहिए, ट्रेड टेबल के साथ सब कुछ, तो JNSR DP चाहिए। अगर नहीं जाना चाहिए इसके साथ, ये हमारा डिजाइन किया हुआ है, एक ये प्लेन है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं।
इसका कलर थोड़ा बाय डिफॉल्ट उन्होंने ऐसा रखा, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और इसका जो है क्रॉस कर देता हूँ ऐसा, ये आपको दिखता रहेगा। ये कुछ ऐसे प्लॉट होता है, ये जेएनएसआर है, तो लाइन में ही कर दी ज्यादा बढ़िया, ब्लैक, इसको लाइन कर देते ज्यादा सही रहेगा। ये ये स्टार्ट हो लाइन कर देते, इसका थोड़ा शेप बड़ा कर देते, ऐसा कर देते, ये कुछ ऐसा है। अब देखिए यहाँ से ट्रेड मिला, इतना बढ़िया मिला है, इसके बाद शॉर्ट हुआ तो ठीक है, ये ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। अभी के टाइम फ्रेम में ये सारे भी आप मैनेज कर सकते हैं, मुझे पता है बढ़िया पैसे मिल रहे हैं, ये ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, रिसेंट वाला भी ठीक है। तो लास्ट में अगर आप देखेंगे तो इसका एक्यूरेसी काफी बढ़िया है, इसलिए 10 साल तक आप बैक टेस्ट करके जा सकते हैं। ये पोजिशनल है तो ये आपको ऐसे चलाते रहता है। देखो यहाँ से जहाँ से चला है, इसमें जो भी बना रहा था, जैसे यहाँ पर शॉर्ट हुआ था शॉर्ट लास्ट टाइम, तो आपको यहाँ के लॉन्ग दिया, इसने सारा पैसा को ट्रेंड साइड बनाए रखता है जब भी है। अब इस दरमियान कुछ फेस आते हैं, तो ये वाला फेस था, लेकिन यहाँ पर भी 1-2 विप्सा हुई, लेकिन जो है उसका स्ट्राइक रेट मायने रखता है। तो ये देखो उसके बाद पैसा दे गया है जितना लगा है, और जिसमें जो निफ्टी का एटीआर उसको इस तरह से डिफाइन किया गया जैसे ये वाला सारा पैसा देकर गया है, ये वाले पैसे आए ना, कोई चिंता नहीं। तो ये आप जब से भी चाहे ऐसा बैक टेस्ट किया हुआ है, अब तक ऐसा हुआ है, फ्यूचर में ऐसा हो उसका गारंटी किसी का भी नहीं है, बिकॉज किसी को नहीं पता। हम एक ट्रस्टेड सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो ये पहले देखिए ऐसा सिस्टम था और बहुत प्यारा सिस्टम चला है। हम जो है लगभग 2016 से पहले भी आ चुकी है, देखिए कहाँ से, पिछले 10 साल तक का बैक टेस्टेड अगर आप देखेंगे तो आपको ये काफी बढ़िया दिखेगा। बस इसको लेने के बाद इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। 1-2 स्टॉप लॉस होता है तो आदमी को लगता है अरे बेकार सिस्टम, जैसे ये वाली रेंज जो कभी फंस जाए तो भी, लेकिन उसके बाद पैसे बढ़िया, जैसे इससे बढ़िया पैसे देकर गया है, तो आपको कोई जरूरत ही नहीं थी। प्योर पोजिशनल सिस्टम है, उसका कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, जब भी जेएनएसआर जिस तरफ से चल रहा हो, अभी लॉन्ग चल रहा है तो शॉर्ट हो तो आपने 2 लोड से शॉर्ट करना है। एक को आपको जो है 2 पॉइंट से 125 जैसा भी आपका रिस्क एपेटाइट है। आप देखिए 2008 से मार्केट आ गए हैं, तब से कैसा चल रहा है, ये 7 का था, ये 8 का था, तब भी मार्केट ने इसको जो है बढ़िया रिटर्न दिया। कभी कभी गैप डाउन वगैरह होते हैं, लेकिन कभी गैप अप भी होते हैं। तो हर सिस्टम का एडवांटेज डिसएडवांटेज है, तो इसने आपको लॉन्ग करना होता है। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए शॉर्ट चल रहा था और यहाँ पर आपका लॉन्ग हुआ है, यहाँ पर जो थे या यहाँ पर मान लीजिए आप 18,250 था, यहाँ पर शॉर्ट हो गया था ये, क्योंकि मार्केट 202 तक गया था, 100 पॉइंट तो नहीं देकर गया। तो क्या हुआ, ये इस ट्रेड जो है स्टॉप लॉस में कटा है। स्टॉप लॉस क्या है, जो भी आपका वैल्यू है निफ्टी स्पॉट, उसका 0.4% लगा दीजिए। तो 18,200 तो 75 पॉइंट रफली लगा दीजिए। तो 18,250 हुआ है तो 18,325 पे आपका जो है लॉन्ग एक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिक, और स्टॉप लॉस उसके लिए 18,250 ही है। अब अगले दिन के ये लिए ऐसे क्या कैसे था निकाला सर आपने ये ऐसे कैसे निकाला आपने, जो निफ्टी स्पॉट और जेएनएसआर जो भी निफ्टी स्पॉट है, ये स्पॉट पे कैलकुलेशन है, उसका 0.4% लगा दीजिए आप रफली। क्या फार्मूला है सर, ये एक और बताओ तो सही से मेरे को ना, ये थोड़ा सा बैक इसमें बड़ी टेस्टेड है, कंफ्यूजन है। पहले 0.3 था, अब निफ्टी का रेंज ज्यादा बड़ा हो गया तो ऐसा है 0.3 भी रख सकते हैं, 0.4 भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लूं इसमें, अभी लास्ट में पूछूं इसके बारे में। हाँ बोलो बोलो। मेरे को सर इसमें ये नहीं समझ में आता, काफी बार भी मैं इसको ऑप्शन से लॉन्ग करता हूँ, ऑप्शन बीच में एक्सपायर हो जाएगा, फिर क्या करेंगे हाँ, इसमें? ऑप्शंस के थ्रू ये काम नहीं है। अगर एज ऑप्शन से काम कर रहे हो तो इसको एज ऑप्शन सेलर काम किया जा सकता है, ऑप्शन हाँ, बायर यही में नहीं बात काम कभी भी नहीं करेगा। समझ में आई मैंने आपका सारा सिस्टम समझा, लेकिन ये सिस्टम हाँ, मेरे को कभी भी, मतलब इसको तो फिर डायरेक्ट उससे फ्यूचर से ही करना पड़ेगा ना इसको तो। ये स्पोर्ट से करना पड़ता है सारा कैलकुलेशन, क्योंकि फ्यूचर तो का डिमांड कैलकुलेशन सप्लाई सपोज से चेंज कर लूं, होता रहता है। ये पूरा कैलकुलेशन ही स्पोर्ट से है। नहीं फिर इसमें ट्रेड कैसे डालेंगे सर, ये बताओ प्लीज एक बार। अभी आप स्पोर्ट आप सपोज आप इसमें ट्रेड डालना चाहते हो, जैसे अब ये लॉन्ग हो गया। अभी लॉन्ग है, ये लॉन्ग हुआ था आपका 25 मई को। हाँ, तो अब आपने इसमें ट्रेड डालनी है जैसे, तो क्या अब करोगे आप इसके 18, लिए? ये मेरी सुनिए, ये यहाँ पर जो था ये लॉन्ग गया था 23 मई को, क्योंकि वो 18,248 था, वो वैल्यू नहीं आई थी। अब ये 18,248 अगले दिन के लिए हो गया यहाँ पर, तो आगे रखेंगे आप 18,250, हमारे लिए वैल्यू आ गई थी 18,252। ठीक है,
25 मई का वैल्यू 18,252, जैसे कल का वैल्यू है 18,287, यहाँ पर लगाओगे तो एक दिन का, अगले दिन का आएगा यहाँ पर वैल्यू। 30 मई के लिए क्या वैलिड है, 29 मई के लिए आ रहा है वो 18,287, ठीक है। स्लो आ रही करो ना सर, थोड़ा सा स्लो करो, 18286.79। हाँ जी, थोड़ा सा स्लो करो सर। चलो मैं समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर कोई भी चीज थी, अगर ये जेएनआर हिट होके इसके ऊपर था तो ये लॉन्ग था, यहाँ पर तो लॉन्ग था ना, हाँ जी, हाँ जी, तो ये अगले दिन के लिए वैल्यू थी 18,248 यहाँ पर 24 मई, और ये 25 मई के लिए वैल्यू थी 18,252। 25 मई को वैल्यू थी जेम्स आर की 18,252। वैल्यू थी, ठीक है जी। हाँ 18,252। सेम इसको जैसे आप एक बार आगे रख दोगे ना इससे, तो 29 मई के लिए आ रहा है 18,287, आ रहा है ना। ठीक, हाँ हाँ, सेम हमारी फाइल में भी यही आ रहा था, आपने देखा होगा, नहीं तो मैं फाइल में दोबारा ठीक है, दिखा हाँ सकता जी, हूँ, यही आ रहा था। अब यहाँ पर तो ये लॉन्ग था क्योंकि इंडिकेटर से ऊपर थी प्राइस और ये हिट करके गया था, ठीक है। हाँ जी, अब ये 25 मई के लिए हमारे पास वैल्यू थी 18,252, ठीक है। हाँ जी, मार्केट खुली 18,269, ठीक है। हाँ जी, उस दरमियान ये 18,252 है क्योंकि लो बना 18,202, ठीक आ है, रहा ना ऊपर OCLC। हाँ जी, तो 18,252 निकला तो हमने क्या किया, उस पोजीशन को जो लॉन्ग थी उसको हमने शॉर्ट कर दिया, हिट हो गया ना चेन सर। हाँ जी, हाँ सर। अब शॉर्ट करने के बाद हमने 2 लोड से शॉर्ट किया मिनिमम, तो हमारे लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन क्या है, 5 से कम 100 से ऊपर जाए, 100, 125, 150 जितना भी है, 50 में तो हम करेंगे नहीं, सिस्टम उसी हिसाब का है। अब वो 202 तक गई और वापस रिवर्स हो गई। अब हमने 252 में बेचा तो हमारे लिए स्टॉप लॉस था 18,325, 50 75 जोड़ दिए, 250 प्लस 75, ठीक है, 325 था, हो गया। नहीं समझ में आ रहा सर। 338 का हाई था ना एटीआर, उस दिन निफ्टी का। हाँ हाँ, एटीआर भी लगा लेना उसमें। अब तो छोड़ो, 338 का हाई है ना, वहां दिख रहा है ना निफ्टी का ऊपर हाई। हाँ सर, हाँ हाँ। जी, तो 252 पे हमने बेचा और हमारा स्टॉप लॉस 75 पॉइंट ऊपर था, तो 18,327 पे या 325 में हमारा लॉन्ग हो गया, हो गया। हम्म। और अगले दिन के लिए जेएनआर क्या था हमारे पास, 18,261। 18,261 जो है वो हमारे लिए अगले दिन का स्टॉप लॉस था। ये तो हो गया प्लेन। अब निफ्टी चली गई उस दिन 18,508, तो 325 में हम 100 पॉइंट जोड़ दे तो हमारा पार्ट प्रॉफिट बुक हो गया, हो गया ना। मैं तो नहीं समझ पा रहा सर इसको। 18,325 पे लॉन्ग हुआ था ना स्टॉप लॉस में, 2 लोट लॉन्ग हो गए शॉर्ट कट के, नुकसान हो गया और आपने लॉन्ग हो गया। आपने ट्रेड कैसे डाला सर, मेरे को ये बताओ पहले, यहाँ पे ट्रेड कैसे डालना है आपने, आपने क्या चीज, ट्रेड तो ये, क्या चीज लॉन्ग। अब ये 18,286 है ना फ्रेश, किसी के लिए प्लेन करना तो इसके नीचे जाते ही उसको शॉर्ट करना है, कुछ भी हो, ये पोजिशनल सिस्टम है। ये लेवल अगर शॉर्ट हिट किस चीज करता से है तो करोगे उनके सर, बाद है, शॉर्ट किस चीज से करोगे सर, ऑप्शन से करोगे, कैसे करोगे शॉर्ट, मैं यही नहीं समझ फ्यूचर पाता। करो पोजिशनल, ज्यादा बढ़िया फ्यूचर पोजिशनल करो। ऑप्शन से हाँ करना है तो फ्यूचर बाइंग मत करो, सेल करो। ठीक है, तो अब जो एक्टिव होगा तो ये 18,287 पे होगा सेल, नहीं होता तब तक एक लोट हमने बुक कर लिया, एक लोट में प्रॉफिट चालू रहेगा। ये सिस्टम है, सिस्टम केवल प्लेन, इसमें सेल में कुछ तो भी फिर वो कॉम्प्लेक्स लिमिटेड नहीं है, सिस्टम रहेगा ना, हैं। सेल में तो वो फिर लिमिटेड सा सिस्टम रहेगा ना, उसमें अनलिमिटेड तो नहीं होएगा ना जैसे बाइंग में होता है। तो आईटीएम बेच दो ना, अंदर की डीप आईटीएम बेच दो एड करके, ठीक है, हाँ वो तो कई तरह से डिजाइन किया जा सकता है ना, वो तभी थोड़ी ना है लिमिटेड क्यों हुआ, अनलिमिटेड भी तो हो सकता है। वो तो करने वाले के ऊपर है कैसे चल रहा है, भाई वो कंजर्वेटिव है, एग्रेसिव है या कैसे है, वो तो उसके ऊपर है कि कैसे क्या करना चाहता है, तो वो हिसाब है। लेकिन सिस्टम ये है, जब भी जेएनआर हिट हो, अभी लॉन्ग चल रहा तो शॉर्ट हिट हो तो आपने शॉर्ट में 2 लोट बेचने हैं, एग्जिस्टिंग लॉन्ग कट जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, अब एक 325 पे लॉन्ग हुआ, एक पार्ट बुक हो हाँ गया, एक लोट रह गया उसका। अब जब भी लोट ये हिट होगा ना तो उसको 3 लोट बेचने हैं, एक तो उसका रिड्यूस हो जाएगा और 2 एक्स्ट्रा क्रिएट हो ठीक, जाएंगे, फिर ठीक उसको है, 100-150 नीचे जाता है तो एक को पार्ट बुक करना है, एक को सिस्टम टू सिस्टम चलाना है, बस सिंपल ये है कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक और लॉजिक है थोड़ा सा दिया हुआ, कि अगर आपने कल 325 पे लॉन्ग कर लिया और अगले दिन मार्केट खुला है
तो ये बोला जाता है कि स्टॉप लॉस जो भी है वो आपकी ट्रेड को फाइट करने के लिए जो है, जो भी जीएनआर नंबर आ रहा है 18261, उसमें से माइनस जो है 75 पॉइंट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर इंट्राडे में ही आपका एसएल हुआ है फिल्टर से, तो फिर आप जेएनआर को भी, प्लेन को भी ले सकते हो। अगर नहीं हुआ है और आप लॉन्ग लेकर गए हो, तो जो भी जेएनआर है उसमें से अगले 2 दिन उस जेएनआर नंबर में से 75 पॉइंट निकालने हैं आपको। ये है उसका काम, बस इतना ही है, ये कुछ नहीं है। चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, फिल्टर लगाना होता है उसमें कि आपके जो ट्रेड चल रहा है उस ट्रेड को थोड़ा फाइट करने का मौका दो। मैंने पिछले 15 साल में केवल 2 या 3 बार ऐसा देखा होगा जब इंट्राडे में ये 2 बार स्टॉप लॉस हुआ होगा, नहीं तो अक्सर नहीं हुआ है। अब इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन में अगर 2-3 बार हुआ है, तो ये कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कोई भी होली ग्रेल नहीं होता है। तो ये पार्ट ऑफ द सिस्टम है। अब इसके लिए जो है 2 लोड से आप काम कर रहे हो, तो आपका जो है स्टॉप लॉस 7,500 पॉइंट कम से कम आता, तो आपको कैपिटल देख लो उतनी ही चाहिए। 1% रख रहे हैं तो आपको 8 लाख रुपए इसमें काम करने के लिए चाहिए। लेकिन इसका रिटर्न मोर देन 25% पर एनएम रहता है। ये आप चाहे बैक टेस्ट कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं रहता होगा, 30 के अराउंड रहता है सब करने के बाद। तो विप्सा वगैरह इसके पार्ट है होंगे, लेकिन ट्रेंड भी इसी में मिलता है। और जब मार्केट ट्रेंडिंग है तो अच्छा पैसा भी आता है इसमें। कई बार जो है आपको मतलब 1,000, 2,000, 3,000 पॉइंट की स्विंग मिल जाती है, ऐसा भी होता है। तो ये सब कुछ ऐसे है। ये सारा काम इसका है। तो ये केवल सीएनआर इतना ही सिस्टम है पोजिशनल के बारे में। आर्टिकल वार्टिकल चाहिए तो मैं आपको कॉपी पेस्ट करके वो आर्टिकल भी डाल आर्टिकल दूंगा। तो बहुत बार पढ़ा सर, मैंने बहुत बार पढ़ा आर्टिकल, तो हाँ, आपसे उसने मैंने पीछे सिंपल ही तो लिखा हुआ है। ये बिल्कुल मैं थोड़ा सिंपल सिस्टम है, इसमें कुछ नहीं करना है। ऑप्शन में और घूम आपको जाता है ना मैं, आप नहीं, मैंने ऑप्शन बताया में काम आपको। नहीं करेगा, खासकर बाइंग भी नहीं करेगा। हाँ बाइंग हाँ वालों को जी। आपको क्या पता है, देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, बाइंग वालों को जो है ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम आगे आएगा। बायर के लिए केवल सक्सेस रेट 23% ही, तो 25 से भी कम है परसेंटेज। आपको पता है ऑप्शन बायर 25% से भी कम टाइम में पैसे कमाता है। मैं बायर था जब भी लॉस में था सर, सेलर बना जब भी लॉस में आ गया मेरा, तो ये ना सेल में तो नहीं होता है, ऑप्शन बायर ज्यादा है। वो आपका शायद उसका सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग या रिस्क मैनेजमेंट हाँ वो बराबर नहीं है। वही गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो नहीं गड़बड़ तो है। जेएनआर कभी ऐसा नहीं हुआ किसी भी साल में लॉस में गया हो। ये आपके सामने, आप बैक टेस्ट भी लगा सकते हैं, इसमें पाइन एडिटर करके आते हैं। अगर कोई आपके पास लगा के कर सकता है तो वो बता देगा कि मेरा एक है जानकार गाड़ा जी, उन्होंने लगा के इसमें बताया कि सर बहुत बढ़िया है और हमेशा ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिकली किया है तो भी रिटर्न आते हैं। और दूसरे मेरे पास मेहता जी है, जो पहले बैच से ही निकले थे, वो केवल जेएनआर ही ट्रेड कर रहे हैं और मोटी क्वांटिटी से करते हैं, और वो बोले सर बहुत बढ़िया है, ऐसा कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। स्टॉप लॉस वगैरह तो आते जाते हैं, लेकिन ट्रेंड में बने रहना है तो ट्रेंडिंग बढ़िया है। ये पोजिशनल सिस्टम बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग है। दूसरा, आप लिमिटेड से कर रहे हो ना, तो एटीआर में भी कभी कभार ये जो है 100 के आसपास जाके ऊपर नीचे होता है, तो कभी कभार जैसे 90 है, 95 है, तो वो एडजस्ट करना ही पड़ता है कि ओवरबोट हो गया, कुछ हो गया, नहीं चल रहा है मोमेंटम, तो ठीक है। उसके बाद सिस्टम अपनी जगह रहता है, उसके बाद फाइन ट्यून आदमी को ही करना पड़ता है बार 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 एक बार। चीज पूछना चाह रहा हूँ, जैसे विप्सा के टाइम होता है कुछ क्लियर नहीं होती पोजीशन, अब आपने अगर लॉन्ग बना ली तो और अगले दिन काफी डीप गैप डाउन हो गया, तो कैसे होता मैनेज है, करेंगे इसको? होता है, वो सिस्टम का पार्ट है, होता है। गैप अप भी तो होता है। यहाँ पर कोई आदमी कल लॉन्ग ट्रेड लेकर गया था रिस्क लेके, तो गैप अप भी तो हुआ है, गैप डाउन ही क्यों? हाँ दोनों, गैप अप भी मेरे तो हुआ को तो है। नेगेटिव ही दिखता है ना सर पहले। ये ह्यूमन माइंड सर है। इलेट वेव के साथ कंबाइन करेंगे ना तो पॉसिबिलिटी ये थोड़ी अलग improve। सिस्टम है, इसको कंबाइन नहीं करना है। ये अलग प्लेन सिस्टम है, जिसको कुछ नहीं आता वो इससे भी कर सकता है। मैं समझाना ये चाह रहा था कि प्लेन सिस्टम भी पैसा देता है, अगर रिस्क हम्म। मैनेजमेंट से वो साथ हो, इमोशन कंट्रोल हो तो। इसका एक और स्टॉप लॉस दोबारा बता दोगे सर इसका प्लीज? स्टॉप लॉस का जो भी जेएनआर है, अगर आपका लॉन्ग शॉर्ट चल रहा है, अगर 2 दिन हो गए, जैसे एक दिन यहाँ हो गया, एक दिन और निकल गया, तो फिर आपका ये प्लेन सिस्टम जो यहाँ पर नंबर आ रहा है वही हो जाएगा। जब तक नहीं होता है तो ये जो भी वैल्यू आ रही है उसमें -75 पॉइंट कर सकते हो। लेकिन अगर इंट्राडे में विप्सा हुई है, जैसे उस दिन शॉर्ट भी हो गया और फिर लॉन्ग भी हो गया, तो फिर आप जो है ये करंट नंबर ही ले सकते थे 18,260 ही। अब 18,286 है, तो इतना स्कोप है तो नहीं होगा शायद, तो अगले दिन बाद से यही कर
चालू हो जाएगा। तो 18,286 पे शॉर्ट करना है, उस दिन के लिए 18,286 प्लस 75 स्टॉप लॉस होगा। अगले 2 दिन के लिए जो भी जेएनआर नंबर आता है उसमें प्लस 75 हो जाएगा। वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। मैं तो ऐसा समझ कुछ रहा है, सर, कल बैठ कर तो कल दोबारा पूछूंगा आपसे। मैं इसमें कुछ है ही नहीं, या हमको बता दिया। मैं जो भी हिट होता है उस दिन के लिए तो जो हिट वैल्यू है, जेएनआर नंबर है, उसमें 75 पॉइंट जोड़ दो। अगले 2 दिन है जो जेएनआर नंबर आ रहा है उसमें 75 पॉइंट जोड़ दो। अगर शॉर्ट ट्रेड है तो, लॉन्ग ट्रेड है तो माइनस कर दो, बस। इसके अलावा क्या है बताओ? कुछ है ही नहीं। इसमें क्या समझने की बात है, इतना सिंपल है। तो इसमें अभी लॉन्ग एंट्री हो सकती है क्या मंडे को? लॉन्ग एंट्री तो आपको वैसे होगी, इसके बाद क्या रखोगे आप? क्योंकि शॉर्ट जो है वो आपका 261 पे होगा, तो कहाँ करोगे? इसके आसपास आई तब कर सकते हो, इतना दूर तो नहीं कर सकते ना। तो पोजिशनल सिस्टम है, इसके तो वही एंट्री करनी थी। ये प्योर नंबर बेस्ड पोजिशनल सिस्टम है। इसका आप ये टेबल देखेंगे, टेबल में लगा रखा है, तो ये जो है इसमें जितना पुराना डेटा है वो ये बता रहा है। जब जब ये ग्रीन है तो ये ट्रेड सक्सेस हुआ, ये शॉर्ट है तो ये ऐसा हुआ। ये देखो, ये ऐसा नंबर बेस्ड है, ये जेएनआर नंबर है केवल, ये नंबर बेस्ड ही है पूरा। ये देखो इसमें कैसे कैसे चल रही है, देखो लंबे लंबे भी आए हैं, छोटे भी आए हैं, सब कुछ है, कुछ मार्केट उसी हिसाब से चलता है। ये देखो इतने पैसे मिले हैं कि नहीं मिले, वो आपके सामने। ये ऐसा है, देखो ये ट्रेड को आया था तो बहुत ही लंबा आ गया अगस्त 21 का। ये देखो बोलो 17,600 पहुंच गया, ऑलमोस्ट 15,700 से 2,000 पॉइंट। तो ये ऐसे आती है रैलीज हर क्वार्टर में। एक आध देखो ये आई थी रैली आपकी, 14,700 से लॉन्ग हुआ है और 15,700 पहुंचा है। वैसी रैली जाती है। यहाँ पर डेटा हटा दिया, सिस्टम पुराना भी आपका चाहिए बहुत था। बढ़िया चलता है, ये तो आपका मैंने देखा, काफी टाइम से देख रहा हूँ मैं इसको। सर ये तो 2012 से तो मैं कर रहा हूँ, 11 साल तो मुझे इसको उसमें ऑब्जर्व करते हो गए। और सबसे ज्यादा निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड दबा के करता है इन पे काम। क्रूड में तो बहुत ही ज्यादा करता है, क्योंकि वहां उसका जिसका एटीआर ज्यादा होगा ना वो ये ज्यादा करेगा, क्योंकि आपको पार्ट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तुरंत। तो एक तो क्रूड का वैल्यू क्या है, 5,000 6,000, उसका एटीआर जो है 2-2.5%। निफ्टी का तो एटीआर लेस देन 1% है। आप समझो इस चीज को, उसका एटीआर ज्यादा है। तो वहां बस बैठने का है, लेकिन वहां ज्यादा पैसा मिलता है क्रूड पे। अगर यही चीज हम क्रूड पे डिप्लॉय करें ना, तो मेरे पास वो तो फाइल भी लगा रखी थी, लेकिन मैं यहाँ लगा सकता हूँ तो देखता हूँ। और नंबर बेस यहाँ पे एमसीएक्स पे या उस पे भी लगा सकते हो आप, नाइमेक्स पे लगाना चाहो तो। इन एमसीएक्स पे लगाते हैं अपन, देखो ये देखो कितना बढ़िया चलता है। आपको हमेशा पार्ट बुकिंग देता है ये, और जब लंबा चलता है तो और भी लंबा चलता है। ये देखो यहाँ से निकला हुआ है 4600 से सीधा आपको पहुंचा दिया 1000 पॉइंट। इधर देखो, इधर देखो टूटा है जब भी, लंबे लंबे ये चला है तब भी ऐसे ही चला है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर भी एक्टिव है। ये देखो अब ये करेक्टिव था, लेकिन यहाँ पर भी पैसे दिए, क्योंकि यहाँ पर जब भी हिट हुआ तो इतना ऊपर गया है। इवन यहाँ पर भी हिट हुआ तो भी पार्ट बुकिंग दी है। यहाँ पर आप देखोगे जेएनआर है 7805, और इस दिन हाई क्या बनाया 8,088। तो भी ये क्योंकि इसका स्विंग बड़ा होता है, तो पार्ट बुकिंग जल्दी करा देता है। तो ये बढ़िया होता है। जैसे यहाँ हिट हुआ उसके बाद देखो सीधा ही, ये कितना बढ़िया ट्रेड था। तो यहाँ ज्यादा काम करता है यहाँ पे। ठीक है, वो रात को बैठना पड़ेगा, लेकिन है ज्यादा सही यहाँ पर भी। 2 5 10 मिनट मारने ही पड़ते हैं समझने के लिए उसको। तो ये निफ्टी था, वो क्रूड था, और ये बैंक निफ्टी है। अब चाहो तो देखो, बोलो क्या चाहिए, बोलो। तो ये तो इमोशनल कंट्रोल, और क्या चाहिए? ये देखो यहाँ से टूटने के बाद फिर पार्ट बुकिंग भी दी है। ये सब चीजें ऐसा, जिसका एटीआर बराबर होगा ना, जिसका एटीआर, क्योंकि ये पोजिशनल है, तो जिसका एटीआर है वो ज्यादा पैसे देगा, सीधी सी हिसाब है इसमें। और जो भी आपका वो है इंस्ट्रूमेंट, उसका स्टॉप लॉस आप डिसाइड कर लो, वॉलेटिलिटी से कर लो, ठीक है। बाकी इनमें तो 0.40 बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। और 2 लोड से मिनिमम आपको काम करना है, डेली का चार्ट रखना है, बस ये काम करते जाना है। फिर कितने ही आप बाहर जाओ, उधर जाओ, किधर जाओ, कोई चिंता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं फिर इसमें। सही सेलर काम। को तो बहुत तगड़ा एडवांटेज देगा ये तो, सेलर को तो। ऑप्शन सेलर अगर देखी जाए ऑप्शंस में हाँ है, हो सकता है साइडवेज जोन में उसको ज्यादा होता है, लेकिन वहां पे हर चीज का देखो एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी होता है। वो सोच के ट्रेड कर रहा है, अगर ट्रेंडिंग मूव बन गया तो फिर उसको तो लिमिटेड ही मिलेगा ना। ये हाँ तो सर कह रहा ये था तो मैं, उसको तो तो हर लिमिटेड ही चीज के मिलेगा। दोनों ही पहलू है। अब वो अभी नरेश जी पूछ रहे थे, मैं हम्म, लेके यार कल गैप डाउन हो गया, तो बढ़िया बात है कि ऐसा होता है। और हमने देखा है कि 200 200 300 पॉइंट के गैप डाउन हुए हैं।
लेकिन ऐसा भी तो होता है कि हम ले गए और 200 का गैप अप भी हो जाए, या हम बिल्कुल बेच सर, गए और गैप डाउन हो जाए। कल हुआ था। कल तो खैर कम ही हुआ था, इतना नहीं हुआ था, लेकिन कई बार होता है कि हम ले जाएं और उसके बाद जैसे गैप अप हो जाए, हम्म हम बेच जाए और गैप डाउन हो जाए, ऐसा भी होता है। वो तो होता है, हम्म, सिस्टम है। तो हम क्या है, हमारा दिमाग जो है बिल्कुल ना, वो बेसिकली जो है बिल्कुल। मेरा तो नेगेटिविटी की नेगेटिव साइड चीजों ज्यादा को चलता ज्यादा है, पर ध्यान मेरे को रखता है। तो मेरा तो नेगेटिविटी की साइड ज्यादा चलता है, मेरे को तो यूं दिखता है आपका 500 नहीं है, टूट गया। 95% का यही काम है, बड़े से बड़े हो। इमोशनल कंट्रोल ज्यादा जरूरी है, ट्रस्ट ज्यादा करना मैं जरूरी तो है। अब आपको मैं बताता हूँ, आपको मैं पूछूंगा ना कि सबसे बड़े 5 दिन आपको सबसे ज्यादा लॉस कब हुआ होगा, तो आप तुरंत बता दोगे वो तारीख है, ये दिन है। मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा हम्म, प्रॉफिट आपको कब कब हुआ, तो आपको याद नहीं है। नेगेटिव की तरफ सही ज्यादा बात है। ध्यान रहता है। हमारा खोपड़ी में जो है वो चीजें याद रहती है जो हमको ज्यादा परेशान करे, जो ज्यादा खुशी दे वो हाँ नहीं निफ्ट करती। मैं कहता रहा हूँ निफ्टी 500 कुछ गिनती वाले दिनों में टूटी होगी, लेकिन मेरे को यूं याद रहता है मैंने पोजीशन बनाई और ये 500 गई। ये साइकोलॉजी इफेक्ट है, ये इश्यू है, क्योंकि हम किसी सिस्टम को ट्रेड नहीं करते, हम लेते हैं, वो चलता जाता है, हम प्री प्लान करके नहीं करते। जैन सर हमने लिया ना, तो हमारा प्री प्लान है कि ऐसा होगा तो हमको ये करना ही करना है। हम्म, उसमें रिस्क मैनेजमेंट आ गया ना, लॉजिकल इमोशनल अटैक है। ट्रेडिंग एज, इमोशनल। वो बन गया ना वो सिस्टम, ट्रेडिंग एज बन गया और रिस्क मैनेजमेंट उसमें हो गया। रिस्क रिवार्ड हमको नहीं पता, लेकिन उसमें हमने खुला छोड़ दिया कि एक लोट हमको वहां बुक करना है, दूसरा हम जहां जाएगा वो देखा जाएगा। तो वो हो सकता है एक के मुकाबले 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 भी हो जाए। तो डिसएडवांटेज है तो एडवांटेज भी है। वो सिस्टम है वहां पर, ऐसा और कुछ नहीं है। ये चीज वहां पर जो है चलती रहती है। तो इतना ही सिस्टम है, उसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है। वो तो ऐसे भी आपको बोलूंगा ना, तो आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हमारी जो डिप्रेस्ड के जो क्षण है, जैसे वो ज्यादा याद रहते हैं हमको, और कोई चीजें याद नहीं रहती। आपका प्रमोशन कब हुआ था वो याद नहीं रहेगा, लेकिन कुछ और चीज आपकी साइड में कोई जो दुखद हो वो जुड़ी, वो याद रहेगी तुरंत। को ऐसा होता है ठीक है। वाक्य दादा, हमारा दिमाग जो है, जो हमारे को दुख पहुंचाता है ना, इमोशंस ऐसे होते हैं, उसको ज्यादा दिल पे ले लेते हैं हम। यही इमोशंस है, और इसीलिए ये सारे काम होते हैं। इसलिए तो जो चीज बढ़ रही है वो आपको और महंगी जो है वो लेने का हिम्मत नहीं करेगा, वो और महंगी हो जाएगी। जो टूट रही है वो आपको सस्ती लगेगी, वो आप तुरंत ले लोगे। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग उस ओर आकर्षित होता है, इसलिए होता है वो चीज। क्योंकि आपको लगता है ये तो टूट गई, ये तो इतना गया था। आप सोचो, 200 रुपए से नॉन स्टॉप चार्ट पे अदानी एंटरप्राइजेज 4,000 रुपए गया होगा ना, तो मेरे ख्याल से 1,000-1,200 के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी उसमें पोजीशन बनाए एज ए रिटेलर, 1,000-1,200 पे। लेकिन अगर 4,000 से 3,000 आया होगा ना, तो बहुत लोगों ने लिया होगा। बिल्कुल 1,000 पे हमने नहीं लिया है, उसके बाद वो ठीक कह 4,000 रहे हो हो गया, सर, बिल्कुल। 3,000 पॉइंट हमने खो दिए। लेकिन 3,000 खोदने जो खोए, उसके बाद हमारा ही मन 1,000 टूटने के बाद उसको 3,000 पे लेने को राजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 4,000 देख लिए। भविष्य के गर्भ में क्या है, ये हम देखने की कोशिश नहीं करते हैं, और बिल्कुल किसी को मालूम नहीं क्या हो, लेकिन एक जो चल रहा है उसके साथ चलने में फायदा है, लेकिन क्या छुपा हमको नहीं पता वो क्या होगी, लेकिन हमारे पास प्लान है। लेकिन भूत में क्या हुआ है उसके आधार पर हम निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि उसमें से वो चीज निकल चुकी है। दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्शन है। भूत में हो चुका उसको हम ज्यादा वेटेज देते हैं, लेकिन वो देना चाहिए किसी आंकड़ों के, किसी सिस्टम के आधार पर, केवल इमोशंस के आधार पे नहीं। मैं नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो भी सही है। लेकिन अगर हमने वो सिस्टम अप्लाई किया है और हम ये लगा रहे हैं कि ये टूट रहा है या कुछ हो रहा है, तो हमको स्लाइटली उसमें जो है प्राइस में पॉज आने का इंतजार करना चाहिए, कुछ ना कुछ सिस्टम बनने का इंतजार करना चाहिए, हमारा कोई भी सिस्टम है। अडानी एंटरप्राइजेज 4,000 रुपए से टूटता हुआ जब 1,100 रुपए आया ना, तब हमारे सिस्टम पे लॉन्ग आया था, वो आप यकीन नहीं करोगे। 31 VF पे वो लॉन्ग ही नहीं आया। डोमिनेंट ट्रेड जब भी होता है तो वो आपको सिस्टम में, अगर आपने लॉन्ग नहीं किया ना, तो भी आपको वो बचा देगा। 3,000 की चीज आपको 1,100 रुपए में दिलाएगा, वो 1,200 में दिलाएगा। वहां पर आपको निकलने का चांस है। 3,000 में जिसने ले लिया उसके लिए चांस नहीं है। और सीधा वही, जब वो 200 से एक्सिस आपका 10 टाइम 20 टाइम हो गया ना, तब फिर आपके लिए कुछ बचा नहीं है, तो वहां थोड़ा आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिश हो। वही तो इमोशन है कि वो ओवरबोट हो गया। तो मैं बोला ना, मैकडी हमारे लिए फियर ग्रीड लिमिटेड है, तो वो ग्रीड में तो हमारे लिए फिर थोड़ा अलग हो जाना जरूरी है। वो बोले ना शुरू में जब हमने पढ़ा था, बोले कि कोई अगर आदमी, वो पब्लिक जो एक रैंडम बिहेवियर में व्यवहार करती है, भेड़ चाल चलती है,
उसके अगेंस्ट में कोई आदमी अगर बोल रहा है ना तो उस समय वो पागल लगता है, वो क्रेजी लगता है कि पागल है, तो पता नहीं क्या लग रहा है, लेकिन वो सही होता है कि वो सोचता है और बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत, क्या दिक्कत हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है जो ऐसा होगा, क्योंकि वैल्यू जस्टिफाई होती है। वही एलएटी में भी वैल्यू का ही डिसाइड करना है कि अगर लंबा हो गया, स्प्रेड सब कुछ हो गया, तो उसमें जो निकलना था वो निकल गया। अब तो कुछ और ही है उसमें, तो अपन को उस पर फोकस करना, उस पर नहीं करना जो अब वो दिखा रहा है। क्या दिखा सकता है वो देखने की जरूरत है, और वो भी जब एक्टिव हो उसके बाद, पहले नहीं। क्योंकि 4,000 की चीज 10,000 भी हो जाए, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, तो पैसे का काम है। लेकिन हमको जो है पैसे वाले के साथ चलना है, हमारे पास कितना पैसा उससे नहीं चलना है, पैसा वाला किधर चल रहा है उसके साथ पैसा। हम जो है ऐसे म्यूचुअल फंड वाले मैनेजर की तरह पैसा दे रहे हैं उसको, ट्रेडिंग में उसने कुछ लगाया पैसा, ऐसा कुछ हुआ तो हम उसके साथ हो गए, भाई हमारा पैसा भी तू संभाल, तेरा भी जाएगा तो हमारा भी जाएगा, उसके ऊपर भरोसा है। ये है स्मार्टनेस, क्योंकि हम ये सोचते हैं हमको कुछ नहीं मालूम, जिसने बेचा है जिसने कुछ किया है उसको ज्यादा मालूम है। ये सीधी सी बात है। मार्केट टूटता है, वो अदानी एंटरप्राइजेस टूटा है आके फरवरी में, लेकिन उसकी अगर आप स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ देखोगे तो वो 2-3 महीने पहले से सिम्टम देने लग गया था कि इसका जो है हिसाब किताब नहीं है। जैसे एंडिंग डायगोनल में स्पीड स्लो हो जाती है, वहां पर बहुत स्लो हो गई थी स्पीड, और जब स्पीड स्लो होगी तो या तो वो रेस्ट करेगा, ढाबे पे चाय खाना पीना करेगा, सुस्ताएगा, या फिर वापस अपने घर की तरफ आएगा। तो जो भी हो रहा है घर की तरफ आ रहा है तो आपको मालूम चल जाएगा, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। और जब भी आपने देख लिया कि उसमें एक जेंटल डिक्लाइन आया है, फास्ट आया है, तो वो अपने बेस, कोई भी मूविंग एवरेज बेस भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, उससे बहुत दूर हो गया, तो उसका एटीआर वगैरह या बगैर न्यूज के इतना ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी उसमें रिट्रेसमेंट आए ना, तो आप दोनों तरफ से रिट्रेसमेंट लगा के छोटी सी रिस्क लेके उसको बेचो, कि आप ट्रेंड के साथ हो, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं हो। अगेंस्ट तो पब्लिक रहती ही रहती है, उसके साथ चलो जो चल रहा है, जो नहीं चल रहा है उसके साथ। ये होता है काम, वो नहीं होता है जो नहीं। उसके अंदर अगर आपने जो फिर ऐसा चल रहे हैं तो करेक्शन और इम्पल्स की स्पीड नापने का हिसाब आ गया ना, तो फिर आपके लिए और ही बढ़िया है। क्योंकि हम लॉस कब करते हैं, जब इम्पल्स फास्ट होती है और हम गलत साइड में होते हैं। अगर फास्ट नहीं है और हम गलत साइड भी है ना, तो भी हमको सोचने समझने पे उस लॉस को रिड्यूस करने का टाइम मिल जाएगा, हमको कैपिटल बचाने का मौका मिल जाएगा। तो वो हमारे लिए जरूरी है। लो वॉलेटिलिटी सेटअप जब हो ना, तब ट्रेड डाले। इम्पल्स चल रहा है तो आपने कुछ नहीं करना, आप ट्रेड में नहीं हो तो आप सोचो उसमें प्राइस को थोड़ा जो है सुस्ताने का टाइम दो, लो वॉलेटिलिटी हो, वो वॉलेटिलिटी का पेस निकल जाए। ज्यादातर लोग उसी में घुसते हैं, उसमें से निकल जाओ आप लो वॉलेटिलिटी पे ट्रेड डालो, क्योंकि हमने मालूम है वेव सी होगी तो भी वॉलेटिलिटी लो होगी, वेव फिफ्थ होगी तो भी वॉलेटिलिटी लो होगी। तो हमको वहीं पे ट्रेड डालना है जहाँ पे फियर और ग्रीड एडवांस है, बहुत ज्यादा है, वहां पर आपका रिस्क रिवार्ड बहुत ज्यादा है। एक दो बार फेल हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, और फेल होते भी क्यों है, हम छोटे टाइम फ्रेम के 3 मिनट के सिस्टम, 5 मिनट के ट्रेडिंग सिस्टम पे उसी को अप्लाई करके वहां स्लाइटली छोटी रिस्क लेके ट्रेड डाल सकते हैं ना। के बाद चलता है तो फिर हम एक बार प्रॉफिट में आ गए उसको लिवरेज करना सीखना चाहिए। तो वो जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है बजाय ये सब करने के। तो आपके कोई क्वेश्चन